नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे टॉप 300 की सीरीज़ के तहत। ठीक है, मैंने 4 टॉपिक्स पहले ही कवर कर लिए हैं इस सेक्शन के, और यूपीएससी 300 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं। टॉपिक्स के नाम बताऊँ तो एक टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा टॉपिक है हवाना सिंड्रोम। इसके अलावा मलेरिया की एक वैक्सीन बनी थी, तो हमने इसी बहाने मलेरिया के बारे में भी जाना और उस वैक्सीन के बारे में भी जाना। और चौथा टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है, कैसे बनता है और इसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इसका क्या असर होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, और आज हम बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। आपके सामने पहला टॉपिक है आज का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक कौन सा है? भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं इस टॉपिक की भूमिका में कुछ बातें कहना चाहूँगा, क्योंकि ये टॉपिक दो तरह से महत्वपूर्ण है। एक तो न्यूट्रिनो को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक, उससे संबंधित जो भी बातें हैं, लेकिन एक दूसरा एंगल है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और वो है इसका पर्यावरण वाला एंगल। ऐसा अक्सर होता है कि यूपीएससी कभी कभी ना जो चीज़ चर्चा में है डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन ना पूछ के उससे संबंधित कोई पक्ष है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है, और यहाँ पे ऐसी संभावना बहुत अधिक है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखता चला जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो सबसे पहले रेफरेंस में हम इसकी एक झलक देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एंगल से। देखिए, तमिलनाडु में ये वेधशाला बनेगी, एक तरह का रिसर्च सेंटर आप कह सकते हैं। तो सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सर यहाँ पे ना बनाइए, यहाँ पे दिक्कत है। क्या है? सरकार ये कह रही है कि इससे पश्चिमी घाट का जो इको सेंसिटिव जोन है उसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये वहीं पे स्थापित किया जाएगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, और इको सेंसिटिव जोन क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपीएससी ने पूछा भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने क्या दलील दी है? ये दलील अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती अगर इसमें कुछ फैक्ट्स शामिल नहीं होते। वो तथ्य कौन से हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। सरकार ने जोर देकर कहा है कि परियोजना पश्चिमी घाट के उस हिस्से के पहाड़ी ढलानों पर पड़ती है जिसके भीतर एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा है, और इस बाघ गलियारे के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पश्चिमी घाट है, या यूँ कहें कि पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वहाँ से यूपीएससी खूब क्वेश्चंस पूछती है। और ये चर्चा में है बाघ गलियारा, तो पूछा जा सकता है। इसका नाम है मथिकेट्टन पेरियार बाघ गलियारा। इसके बारे में एक और चीज़ देखिए, यह गलियारा जो है केरल और तमिलनाडु की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और वो सीमाओं पे कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व है और मथिकेट्टन शोला राष्ट्रीय उद्यान है। इन्हीं को ये जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु सरकार ने एक और फैक्ट दिया है आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो फैक्ट कहाँ है? यहाँ है। पहले इसको हम देख लेते हैं। उत्खनन और निर्माण गतिविधियाँ उन जंगली जानवरों को परेशान करेंगी जो मौसमी प्रवास के लिए गलियारे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसी रास्ते से होकर आते जाते हैं एक जंगल से दूसरे जंगल में। यह क्षेत्र संभल और कुट्टाकुडी नदियों के लिए महत्वपूर्ण वाटरशेड जलग्रहण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो पानी नदियों में जाता है। ठीक है, अब देखिए 2021 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, और छोटी छोटी नदियों को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ऐसे नहीं है कि कहीं से किसी भी छोटी नदी को उठाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी। ऐसे ही किसी वजह से कोई नदी चर्चा में है, क्वेश्चन आ जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संभल नदी कहाँ है, कुट्टाकुडी नदी कहाँ है? यहीं पे है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। आगे, हालांकि इसके बारे में कुछ और बातें यहाँ दी गई हैं कि वेधशाला में परीक्षण एक किलोमीटर की गहराई में होगा, और इसमें बड़े पैमाने पर विस्फोट किए जाएंगे। अब पत्थर तोड़ना है तो हो ही सकता है ना। परिवहन, खुदाई, सुरंग जैसी गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं, और पश्चिमी घाट को इससे नुकसान पहुंच सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये सब पर्यावरण वाला सेक्शन है, इसका पर्यावरण वाला पक्ष है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी न्यूट्रिनो के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाटों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट और जैव विविधता का खजाना है। आपके लिए एक होमवर्क है, अभी एग्ज़ाम देने से पहले इसको देख के जाइएगा। दुनिया में 35, मेरे ख्याल से 35 या उससे ज़्यादा हॉट स्पॉट हैं,
और उनमें से 4 भारत में हैं, एक पश्चिमी घाट है, बाकी के 3 बच गए हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि देखिए कि 3 हैं कहाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हॉट स्पॉट किस आधार पर तय किए जाते हैं उस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं। पीसीएस में ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 4-5 बार पूछा गया है कि जो हॉट स्पॉट है उनमें कौन कौन शामिल है, पश्चिमी घाट और बाकी 3 जो है उससे, ठीक है। तो इसको आप जाकर देख लीजिए एक बार। अब देखिए, इसके अलावा इस विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथी हैं, बाघ हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, मछलियां हैं, उभयचर हैं, स्तनपायी हैं, पक्षी हैं, ये हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं जो स्थानिक हैं। स्थानिक का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं और वहाँ पे कोई इस तरह की गतिविधि होगी तो इनके विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। तो ये पर्यावरण वाले पक्ष हैं इस वेधशाला के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में, उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिनो के बारे में, और फिर बात करेंगे जो इको सेंसिटिव जोन है उसके बारे में। और ये तीनों सेक्शंस बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसके पहले जो देखा वो तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ हैं हम? न्यूट्रिनो वेधशाला के, हाँ ठीक है। यह एक प्रस्तावित कण भौतिकी अनुसंधान मेगा परियोजना है। यहाँ पर जो न्यूट्रिनो कण है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है 1200 मीटर गहरी गुफा में न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है कि न्यूट्रिनो का नेचर कैसा है, ये कैसे काम कर सकता है। और बेसिकली असली जो मुद्दा है वो ये है कि न्यूट्रिनो के बहाने हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, इस परियोजना को तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा, थेनी जिले में, गांव छोड़ सकते हैं, स्थापित करने का प्रस्ताव है थेनी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा परियोजना को शुरू करने में गणितीय विज्ञान संस्थान और फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा प्रस्ताव दिया गया था पहले। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ेंगे कि इस स्थल का महत्व क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है थेनी जिले में ये जगह जहाँ पे न्यूट्रिनो रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। देखिए, प्रस्तावित स्थल की पहचान थेनी जिले में इसलिए की गई है क्योंकि सभी दिशाओं में 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली चट्टानें डिटेक्टर को अन्य ब्रह्मांडीय किरणों से सुरक्षित करती हैं। क्योंकि न्यूट्रिनो किसी भी वस्तु से आसानी से गुजर जाता है। हमारे शरीर से भी लाखों करोड़ों न्यूट्रिनो कण लगातार गुजर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। ये किसी भी पदार्थ से गुजर सकता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो डिटेक्टर तक आसानी से पहुंच जाएगा। बाकी जो अन्य कण हैं वो पहाड़ी चट्टानों से फिल्टर हो सकते हैं कुछ हद तक, एक कारण ये है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो काफ़ी भिन्न है, क्योंकि दुनिया के जितने बाकी जो डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो वेधशालाएँ बनाई गई हैं, वो लगभग 35 डिग्री उत्तर या दक्षिण में हाई अक्षांशों पे हैं। लेकिन ये भूमध्य रेखा के पास है, इसके अपने महत्व है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिलेंगी। तो ये चीज़ है इसके लिए ख़ास बात। अब देखिए न्यूट्रिनो से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक बार देख लीजिए कि न्यूट्रिनो क्या है, कैसे बनता है, ये सारी बातें। न्यूट्रिनो एक मौलिक प्राथमिक कण है। अब पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिनो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2-3 लाइनें लिखी जा सकती हैं। एक मौलिक प्राथमिक कण है, इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड जब बना तो जो कण मूल रूप से बने उनमें से शामिल है ये भी, न्यूट्रिनो भी बना। और जब सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। इनका पता लगाना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे विद्युत आवेश की कमी के कारण पदार्थ के अन्य रूपों के साथ मुश्किल से परस्पर मिलते हैं, इनमें आवेश नहीं होता, ठीक है ना, ये इनका एक गुण है। इसके अलावा हालांकि वे ब्रह्मांड के प्राथमिक भौतिकी में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे भौतिक विज्ञानी कुछ दशकों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका रोल एक्चुअल में है क्या। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इस लाइन से ज़्यादा है। क्या है, ध्यान से समझना। इनका निर्माण उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं से होता है, जैसे कि जो तारे होते हैं उनके भीतर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ हो सकता है। सुपरनोवा से इनका निर्माण हो सकता है। परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं वहाँ से इनका निर्माण हो सकता है, न्यूट्रिनो उत्पन्न हो सकते हैं। सुपरनोवा आपको नहीं समझ में आता तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे के, एग्जाम्पल क्या देना है सीधे सीधे समझा देता हूँ। देखिए, जो तारा होता है जब वो मर रहा होता है, तारे की आखिरी अवस्था, देखिए मान लेते हैं कि ये तारा है, तो क्या है कि इसके अंदर संलयन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से एनर्जी उत्पन्न हो रही है, एनर्जी बाहर की तरफ आ रही है और हमें दिखता है चमकता हुआ तारा। एग्जाम्पल है सूरज। तो क्या होता है कि अंदर जो है हाइड्रोजन हीलियम में ऐसे बदलता जा रहा है, तो सारा हाइड्रोजन ख़त्म हो गया। तो अब बाहर की परतों का
जो है संलयन शुरू हो जाता है, इससे बाहर की परतों का संलयन शुरू हो जाता है। इसे जब बाहर संलयन होगा तो ये फूलने लगता है, फटने से पहले ये तारा फूलने लगता है, और जब ये तारा फटता है, ब्लास्ट होता है इसका, तो उसको कहते हैं नोवा। अगर साधारण से तारा है तो, साधारण का मतलब बहुत छोटा नहीं है, अरे सूरज के आसपास का तारा हो सकता है, सूरज इतना बड़ा हो सकता है, उसको कहते हैं नोवा। लेकिन बहुत बड़ा तारा है और जब वो फटेगा तो उसको क्या कहेंगे, सुपरनोवा। तो ऐसी स्थिति में जब सुपरनोवा की स्थिति होती है उस समय भी न्यूट्रिनो बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला एंगल क्या बनता है, न्यूट्रिनो के भविष्य के अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको कॉमन सेंस के आधार पर कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। सूरज के गुण, प्रकाश सूर्य की सतह से उत्सर्जित होता है और न्यूट्रिनो जो प्रकाश की गति के करीब लगभग प्रकाश की गति से ही यात्रा करता है। ठीक है, ये सूरज के केंद्र से उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इन न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि सूरज के आंतरिक भाग में क्या चल रहा है, क्या बात है अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मांड के घटक, दूरस्थ तारों से आने वाले प्रकाश का अध्ययन खगोलविदों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नए ग्रहों का पता लगाने में भी इसकी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा इसी तरह यदि न्यूट्रिनो के गुणों को बेहतर ढंग से समझा जाए तो उनका उपयोग खगोल विज्ञान में यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि ब्रह्मांड किससे बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये सारी लाइनें एक क्वेश्चन में फिट की जा सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है ना। अच्छा, प्रारंभिक ब्रह्मांड की जांच, न्यूट्रिनो अपने आसपास मौजूद तत्वों के साथ काफ़ी कम क्रिया करते हैं, एक तरह से उदासीन कण है। ठीक है, इसलिए वे लंबी दूरी तक निर्बाध यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक यानी कि मिल्की वे आकाश गंगा के बाहर क्या है भाई, उत्पन्न होने वाले न्यूट्रिनो हम जो देखते हैं वे काफ़ी दूर से आते हैं। सीधा सा मतलब वो जो ये शब्द था ना अंग्रेजी में, यानी कि जो आकाश गंगा उससे बाहर से भी जो न्यूट्रिनो वो आते हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, एक मिनट। हाँ, ये न्यूट्रिनो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो प्रत्यक्ष उपयोग के अलावा इसका अध्ययन करने हेतु प्रयोग किए जाने वाले डिटेक्टरों के तकनीक अनुप्रयोग भी हैं। उदाहरण के लिए एक्सरे मशीन और MRI स्कैन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए जो वेधशाला है सूचकों के चिकित्सा इमेजिंग में अनुप्रयोग हो सकते हैं, यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम फिर वापस आते हैं इसके पर्यावरण वाले एंगल पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूट्रिनो के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जान लिया। देखिए, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। कहा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ, इनके आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र नेशनल पार्क है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है, ताकि यहाँ पे कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे नेशनल पार्क पे कोई नकारात्मक असर पड़े, यहाँ के जीवों पे, यहाँ की वनस्पतियों पे कोई नकारात्मक असर पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदनशील गलियारे संपर्क और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों और प्राकृतिक संयोजन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिक्स है 10 किलोमीटर ही करेंगे, उससे ज़्यादा भी चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जोन है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ठीक है, इसको अधिसूचित किया जाता है मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये अधिनियम इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं। ठीक है, बाकी उद्देश्य तो आप वैसे भी समझ गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे नेशनल पार्क है ये इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पे उद्योग नहीं लगा सकते, कुछ खास तरह की खेती पे भी प्रतिबंध है कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाला, और मतलब कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो नुकसानदायक हो सकती हैं पर्यावरण के लिए, उनको रोका जाता है। ठीक है, यही इसका मकसद है। तो ये हमने कवर कर लिया इको सेंसिटिव जोन और बाकी न्यूट्रिनो वेधशाला के बारे में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला टॉपिक है सहायक प्रजनन तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको ART कहते हैं। इससे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पे कानून बनने की बात हो रही थी, तो ये फिर से चर्चा में आ गया। अब इसको हम दो तरह से देखेंगे। पहले तो एक सिंपल सा समझ लेंगे कि क्या है तकनीक, उसके बाद से इस जो नियम आया था, बेसिकली विधेयक आया था, उस विधेयक में कौन कौन सी बातें शामिल थीं उन पर ध्यान देंगे। क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछने लगी है कि कोई अधिनियम कोई विधेयक पेश किया गया है, तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे देखेंगे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी तो ये आप जानते ही हैं कि पेश किया गया था तो चर्चा में था। ये देखिए, सहायक प्रजनन तकनीक नियमन विधेयक 2020 महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किए गए अनेक कानूनों की श्रृंखला में नवीनतम कदम है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, नेशनल रजिस्ट्री और राज्य पंजीकरण प्राधिकरण सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से जुड़े क्लिनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों का नियमन और निगरानी करेंगे। समझ रहे हैं? इनकी निगरानी होगी कि कैसे काम चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए, पिछले कुछ वर्षों के दौरान पिछले कुछ वर्षों के दौरान सहायक प्रजनन तकनीक जो है, इसका चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। हर साल ART केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है। भारत भी इसमें शामिल है। अब यहाँ देखिए, ये लाइन आपको ये समझाने में मदद करेगी, हालांकि आगे भी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सहित सहायक प्रजनन तकनीक ने बांझपन के शिकार तमाम लोगों में नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इससे जुड़ी कई कानूनी, नैतिक, सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं। एक मैं बात बताऊं, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ART तकनीक का संबंध किससे है? सिंपल सा 3-4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। अब बताइए कि किससे संबंधित है या इससे क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? 3-4 लाइनें दे दी गई, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं ना, इसी नेचर के हैं, ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप काफ़ी हद तक समझ गए, आगे और बातें और समझ में आएगा। सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बांझपन की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। जिन लोगों के बच्चे नहीं पैदा होते उनके लिए ये तकनीक है। इसमें बांझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ के उसके बाद से मैं समझा देता हूँ। हालांकि लिखा है सिंपल, जिसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिए शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है। अब मैं फिर से बता दूं, क्या होता है कि इसको मोटे तौर पे आप टेस्ट ट्यूब बेबी के जैसा समझ सकते हैं कि शुक्राणु लिया गया, अंडाणु लिया गया, दोनों को मिलाया गया लैब में, और जब वो मिल गए, ठीक है, भ्रूण तैयार हो गया, तो उसको दोबारा से महिला के पेट में उसको डाल दिया जाएगा, बच्चेदानी में। ठीक है, और उसके बाद से गर्भ बन जाएगा। ये चीज़ है, ये तकनीक है। आगे देखिए, प्रमुख बिंदु की बात करें, संसद में पारित हो जाने और इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद केंद्र सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को अधिसूचित करेगी। इसके पश्चात राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रावधान है कि नहीं। सीधा सा अब देखिए, राष्ट्रीय बोर्ड प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरणों, क्लिनिकों और बैंकों के लिए, ये बैंक वो वाले बैंक नहीं है, पैसे वाले नहीं, जिसमें ये सब चीज़ें रखी जाती हैं, उसका बैंक, इनके लिए भौतिक अवसंरचना तथा यहाँ नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों हेतु न्यूनतम मानक तय करने के लिए आचार संहिता निर्धारित करेगा, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बोर्ड जो बनेगा उसका काम क्या है, यही काम है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के 3 महीनों के भीतर, अब ये 3 महीना जो है ना, यूपीएससी बड़ा खेल करती है इसके साथ। 3 महीना का 6 महीना कर देगी, 4 महीना कर देगी, 1 साल कह देगी, 1 महीना कह देगी, तो ध्यान रखेंगे 3 महीना के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे। ये इस अधिनियम में शामिल है। संबंधित राज्य में क्लिनिकों और बैंकों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों और योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य बोर्ड पर होगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय बोर्ड तय करेगा वो। अच्छा, विधेयक में केंद्रीय डेटाबेस के रख रखाव तथा राष्ट्रीय बोर्ड के कामकाज में सहायता के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री
और पंजीकरण प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। पूछा जा सकता है कि उनकी सहायता के लिए भी कुछ कोई बॉडी बनेगी, तो ये बनेगी। ठीक है। विधेयक में उन लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, प्रस्ताव है, जो लिंग जांच, मानव भ्रूण या जनन कोष की बिक्री का काम करते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरह के गैर कानूनी कार्यों के लिए संगठन चलाते हैं, इनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद से हिसाब किताब बराबर। ठीक है ना। अच्छा, लाभ की बात करेंगे। यह देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी की सेवाओं का नियमन करेगा, जिससे बांझ दंपतियों में ART के अंतर्गत अपनाए जाने वाले नैतिक तौर तरीकों के प्रति विश्वास पैदा होगा। ठीक है। इस सेवा के कानूनी रूप से लागू होने पर भारत वैश्विक प्रजनन उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। प्रजनन उद्योग का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ऐसी सुविधा हो जाएगी तो जो विदेशों के दंपति हैं वो भी आके यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना। आगे, यह अनैतिक तौर तरीकों को नियंत्रित कर इसके वाणिज्यीकरण पर रोक लगाएगा, क्योंकि ये सरल है, सीधा है, नैतिक तरीका है। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है, तो ये बढ़िया है। ये विधायी उपाय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को और सशक्त करेंगे। ठीक है। आगे, हाँ बस इतने हैं। 5G टेक्नोलॉजी, लगे हाथ इसको देख लेते हैं, छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ज़रा देखिए क्या है। उच्च गति प्रदान करने वाली तकनीक है 5G, 5वीं पीढ़ी। 5G मतलब 5th जनरेशन की सेलुलर तकनीक है, जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी। जो अभी हम 4G, ज़्यादातर हम लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं। 4G की 1 GB पर सेकेंड की तुलना में जो 5G है वो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट स्पीड को 20 GB तक कर देगा। यानी कि 1 सेकंड में 20 GB तक का आप कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, मोटे तौर पे कहा जाए तो। ठीक है। और साथ ही 5G लेटेंसी को भी कम करेगा। लेटेंसी का मतलब ये है, जैसे आप कोई चीज़ कभी कभी सर्च करते हैं, आपने सर्च कर दिया और ऐसे 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 घूम रहा है, लेट हो रहा है। सिंपल सी बात है, लेट हो रहा है, वो लेट अब नहीं होगा। तुरंत क्लिक किया, जो भी पेज खोलना था, जो भी कुछ करना था, तुरंत सामने आ गया। ठीक है। आगे, मशीन टू मशीन संचार में ये सहायता करेगी। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा कि 5G टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या हैं, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। इसी को केंद्र बना करके क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये है 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है। UPSC ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन पूछे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल सा। UPSC ने बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन पूछा था, उसको अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे ना, हालांकि बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दिया था और पूछ लिया था, मेरे ख्याल से 2018 की बात है। क्या है कि आपके घर का ज़्यादातर आपके घर के जो सामान है, जो चीज़ें हैं, वो आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप कहीं से भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके घर का पंखा, फ्रिज, दरवाज़ा, बल्ब, ये सारी चीज़ें। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको लगता है कि फ्रिज या पंखा चल रहा है, आपको ध्यान आया, इंटरनेट से, मोबाइल से सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके घर की चीज़ें, आप वहीं से चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके कार की हमने मतलब कार लॉक नहीं किया है, वो इससे जुड़ी हुई है, आप कार लॉक कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपयोग। उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि बढ़िया इंटरनेट व्यवस्था है तो बढ़िया से काम होगा। ठीक है। अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। इनमें से किसी भी कीवर्ड को लेकर के 5G से जोड़ करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर पूछा जाए आपसे, ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, एक ट्रिक है कि 5G टेक्नोलॉजी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, और 4, 5, 6 जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, आप खोजिए कि कहाँ ऐसा विकल्प है जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको आंख बंद करके ट्रिक लगा दीजिए। क्योंकि आज तक UPSC ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या इस्तेमाल है, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे आप GPS हो, GPS पे क्वेश्चन पूछा गया था, जितने भी क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस पर क्वेश्चन पूछा गया, इन सब का ऑप्शन जो है वही सही होता है जिसमें लिखा होता है कि ये सारे विकल्प सही हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें बहुत सारी संभावना है जो हम जानते नहीं हैं, आगे भी हो सकता है। एक एस्पिरेंट के तौर पे हो सकता है कि उतना ही पढ़ा ना, उतना ही जानते हैं जो हमारी किताब में मिल गया, इंटरनेट पे मिल गया, लेकिन अभी रिसर्च होगा और भी चीज़ें सामने आएंगी इसका अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे 5G टेक्नोलॉजी का अगर कह दे कि एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल है, एकदम धड़ल्ले से कहिएगा जी बिल्कुल इस्तेमाल है, बिल्कुल है।
हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आए ऐसे ही आप आंसर लगा दीजिएगा। टेक्नोलॉजी का मतलब ये वाला कि इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ओके, इसके क्या क्या फ़ायदे भी अगर कहा जाए तो वो भी। आगे बढ़ते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट। अभी जो हम इंटरनेट ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो टावर और इन सब चीज़ों के माध्यम से होता है। सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि यही भविष्य है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अभी देखिए, जो वैसे कई सालों से तो वैसे भी चर्चा में है, जब युद्ध हो रहा है ये रसिया का यूक्रेन का, तो एलन मस्क ने ये जो सुविधा है उन्होंने अभी एक परियोजना चलाई है, अभी आगे पढ़ेंगे, वो सुविधा यूक्रेन को दी थी कि आप इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं क्योंकि रसिया ने कई सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी थी, तो संचार ख़त्म हो गया था एक तरह से। खैर आगे आते हैं, विभिन्न निजी कंपनियां लो अर्थ ऑर्बिट LEO आगे लिखा मिलेगा, समझिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में आकाश में जाएंगे, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो जो नीचे वाला है ये इस जगह पे लो अर्थ ऑर्बिट इसको कह देंगे, ऑर्बिट है ना, और यहाँ पे उपग्रह रहेंगे, ये उपग्रह संचार के माध्यम का काम करेंगे। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, ये समझाने के लिए मैंने कहा। इसके बाद से मिडिल में जाएंगे, एक हाई पे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के अपने बेड़े के माध्यम से दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट प्रसारित करने का लक्ष्य बना रही हैं बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, अंतरिक्ष में स्पेस इंटरनेट प्रणाली का कोई नया विचार नहीं है ये। इसका उपयोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के लिए किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट और LEO प्रौद्योगिकी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपग्रहों की स्थिति क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो उपग्रह हैं वो पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की दूरी के बीच में ये स्थित रहेंगे, जो स्थिर कक्षा उपग्रहों की तुलना में लगभग 36,000 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनसे ये काफ़ी दूर है, नीचे हैं। ठीक है, लेटेंसी की बात करेंगे, अभी हमने बात किया था। विलंबता की बात करेंगे तो विलंबता या डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण इनकी निकटता पर निर्भर करता है। जितना करीब रहेंगे उतना जल्दी ये जो है डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तरंग जाएगी, वहाँ पे उपग्रह उसे टकराएगी, फिर वहाँ से जो उसको ग्राह्य करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला जो यहाँ पे सिस्टम है वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, आगे चूँकि जो LEO है, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह हैं, पृथ्वी की कक्षा के समीप परिक्रमा करते हैं। वे पारंपरिक स्थिर भू उपग्रह प्रणालियों की तुलना में मजबूत सिग्नल और तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचाई पर है वहाँ पे समय लगता है जाके आने में। ठीक है, आगे अभी देखिए, सैटेलाइट फ़ोन होता है ना, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में है या जो सेना में लोग हैं हमारे, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो उपग्रह से ही कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ वहाँ टावर वगैरह कभी कभी काम नहीं करेगा और मौसम ख़राब हो गया तो काम नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त वे मौजूदा ग्राउंड आधारित नेटवर्क से अधिक नहीं होने के कारण प्रतिद्वंदी होने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वे सिग्नल फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में अंतरिक्ष के माध्यम से तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, बढ़िया है। जो लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह हैं 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं, मतलब पृथ्वी का चक्कर ऐसे ऐसे लगाते हैं, और 90 से 120 मिनट में ग्रह के पूर्ण परिपथ का चक्कर पूरा लगा कर लेते हैं। यानी कि 90 मिनट लगभग, मान लीजिए 90 से 120 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर एक बार में ये लगा लेते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत उपग्रह केवल थोड़े समय के लिए भूमि ट्रांसमीटर के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने पर LEO उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण पूंजी निवेश होता है और हो रहा है, लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। इन लागतों के कारण यह इंटरनेट के 3 माध्यमों फाइबर, स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट में दूसरी सबसे महंगी प्रणाली है। फाइबर के माध्यम से इंटरनेट मिलता है, आपने वीडियो कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, कुछ फाइबर जो है समुद्र के नीचे वो पाइप जैसे बिछाया जाता है इंटरनेट की सुविधा, संचार की सुविधा के लिए भी, या फिर यहाँ भी अपने यहाँ भी जो है ज़मीन खोद के लगाए जाते हैं। स्पेक्ट्रम आपको पता है, स्पेक्ट्रम नीलामी होती है, टावर पे लगाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और सैटेलाइट एक है, ये सब इंटरनेट की सुविधा, संचार की सुविधा के लिए एक माध्यम के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक महंगी प्रणाली है, क्योंकि हमें उपग्रह बनाना है, भेजना है, और उसका मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, अब हम बात करेंगे भू स्थिर उपग्रह इंटरनेट की। अभी हमने क्या बात किया था, लो अर्थ वाला।
अब भू स्थिर वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनकी स्थिति की बात करेंगे तो भूस्थैतिक कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। भू स्थिर, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा मैं समझा दूँ, ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, मैंने बाहर खींच दिया समझाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि भूमध्य रेखा के सीध में यहाँ पे एक उपग्रह है, यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ नापेंगे तो मान लीजिए कि 35,000 से ज़्यादा किलोमीटर, 35,786। तो हमेशा आप कहीं से भी देखेंगे ना, यहीं पे दिखेगा, ये बदलेगा नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उपग्रहों के बारे में पढ़ते समय इस तरह की जानकारी महत्वपूर्ण होती है और इसी चीज़ को आधार बना के यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चूँकि इसके हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मौजूदा अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सिस्टम भू स्थिर कक्षा में उपग्रहों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया था, जो सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो फ़ोन होता है, ठीक है, जिसमें एंटीना जैसा छोटा सा निकला रहता है। अच्छा, इस कक्षा में उपग्रह लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी की एक परिक्रमा को उसी समय पूरा करते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमती है, और इसीलिए ये एक ही जगह पे हमेशा दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जितने समय में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाएगी, ठीक उतने ही समय में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेंगे। तो इसीलिए अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमेशा यहाँ है तो यहीं दिखेगा, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहीं दिखेगा, समझ रहे हैं ना, ये बात है। अच्छा, सतहों पर जांच या परीक्षण के लिए भू स्थिर कक्षा में एक उपग्रह स्थिर होता है। आवृत्ति की बात करेंगे तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसमें स्थापित एक सैटेलाइट पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। और इसी कक्षा में स्थापित 3 या 4 सैटेलाइट मिलकर पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से को सिग्नल संप्रेषित कर सकते हैं। अगर उस कक्षा में 3-4 सैटेलाइट हैं तो पूरी दुनिया में सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। आगे बढ़ेंगे। सुलभ कनेक्टिविटी, हम किसकी बात कर रहे हैं, जियो स्टेशनरी की, जो बड़ी ऊंचाई पर है, भूमध्य रेखा के सीध में है, जो उपग्रह है, और वो कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं, इंटरनेट वाली सुविधा। चूँकि उपग्रह स्थिर रूप में प्रतिस्थापित होते हैं, इसलिए इनसे जुड़ना आसान हो जाता है। ओके, विलंबता संबंधी मुद्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे जो उपस्थित सैटेलाइट है उनके संचरण में लगभग 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी या विलंबता होती है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम, आधे सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी होती है, और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है इसकी तुलना में भू स्थिर उपग्रह अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, और इस प्रकार जितनी लंबी दूरी तय की जाएगी उतनी अधिक विलंबता होगी। इसीलिए तो ये वाला जल्दी जल्दी नेट मतलब इसकी सुविधा अच्छी होगी, तेज़ नेट काम करेगा। यहाँ पे जो इंटरनेट सुविधा वाला सैटेलाइट होगा वो। ओके, चलिए अभी और भी चीज़ें हैं इसमें बहुत काम की। संबंधित कुछ पहलुओं की बात करेंगे कि 5 से 50 वन वेब एक शुरुआत की गई है। एक निजी कंपनी है जिसने जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें 218 उपग्रहों के तारामंडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। पूरा एक तरह से तारामंडल जैसा बना दिया, इतने सारे उपग्रह लॉन्च किए इसने। इसका नाम क्या है, 5 से 50 सेवा, वन वेब इसका नाम है। अब पूछा जा सकता है कि वन वेब क्या है। वन वेब ऐसा प्रणाली है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि लो अर्थ ऑर्बिट में 218 उपग्रहों को छोड़ा गया है, वहाँ लॉन्च किया गया है, और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रस्तुत करने की 5 से 50, इसीलिए इसका 5 से 50 रखा गया है। सेवा की क्षमता हासिल करने के लिए अब केवल एक और प्रक्षेपण की आवश्यकता है, उसके बाद से ये पूरा हो जाएगा। जून 2021 तक 5 से 50 सेवा को चालू किए जाने की उम्मीद थी, ठीक है। अब पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं, जिसमें 2022 में उपलब्ध 648 उपग्रहों द्वारा संचालित वैश्विक सेवाएँ शामिल हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टारलिंक की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसका एक उपक्रम है, ध्यान से समझिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। स्टारलिंक के पास वर्तमान में कक्षा में 1385 उपग्रह हैं,
यही लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और इससे पूर्व इसने उत्तरी अमेरिका में बीटा परीक्षण शुरू कर दिया है। साथ ही भारत जैसे देशों में प्री ऑर्डर या अग्रिम बुकिंग शुरू कर दी है कि भाई हम आपके यहाँ भी जो है इससे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। फिर उसके बाद से आप देखिएगा ये जो डाटा है ना, एयरटेल, जियो, ये सब धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो महंगा है, तो उसकी वजह से डाटा भी महंगा है और कुछ इनकी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ेगा तो डाटा सस्ता हो जाएगा। हालांकि स्टारलिंक के उपग्रह पृथ्वी के समीप गति करते हैं और इसलिए कंपनी को वन वे की तुलना में वैश्विक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बड़े बड़े बेड़े यानी कि फ्लीट या यंत्र की आवश्यकता होगी ताकि इनको मैनेज किया जा सके। अच्छा, एक अलग है प्रोजेक्ट कुइपर, ठीक है, इसके बारे में देखिए 2019 में अमेज़न ने शुरू किया था। अमेज़न अभी तो अमेज़न ने कई सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, वीडियो के रूप में, फिल्मों के रूप में, देखिए उसमें भी हस्तक्षेप है। मार्केट में आप देखते ही अमेज़न से चीज़ें मंगाते हैं। तो अमेज़न एक बड़ी कंपनी है, इसने भी इसको शुरू किया है 2019 में। और मिलान करने के लिए अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। एक है प्रोजेक्ट लून, इसके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल के बारे में पता है। गूगल ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2013 में, इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या है, उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करके, मतलब गुब्बारा भर के ऊंचाई पर छोड़ दिया जाएगा और उसी से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है। तो गुब्बारों का उपयोग करते हुए बेतार संचार प्रौद्योगिकी या एरियल वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया जाता है, ठीक है। ये वाला गुब्बारा नहीं जिसे हम खेलते हैं, ठीक है, ये मजबूत गुब्बारे होते हैं और लंबे समय तक वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिस्टम लगा होगा, वहाँ से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। केन्या के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का परीक्षण करने के बाद गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट ने 2021 में इस परियोजना को समाप्त कर दिया, ठीक है। मतलब केन्या में इसका वो किया गया, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा कमाल का टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं और यहाँ से इस लीगो से अलग अलग हिस्सों से इसके यूपीएससी ने कम से कम 3 क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले 10 सालों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। लीगो दुनिया की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। यही क्वेश्चन एक पूछ लिया, गुरुत्वाकर्षण तरंग क्या, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं। मेरे ख्याल से 18 या 19 में इस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित लीगो के 2 व्यापक अलग अलग इंटरफेरोमीटर हैं। एक कहाँ है, एक है हैनफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन लुसियाना में, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से संचालित किए जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या है, कैसे काम कर रही हैं, कैसे उत्पन्न हो रही हैं, ये सब जानने के लिए, ठीक है। और इसके माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दिक् काल आयाम में पदार्थों की गति को समझ पाते हैं, समय के साथ, डायमेंशन के साथ पदार्थों को समझ पाते हैं, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायता करेगा, ठीक है। भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह कि लीगो प्रोजेक्ट क्या है और ये किस लिए है। सीधा सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव का अध्ययन करने के लिए है। अभी धीरे धीरे पत्ती खुलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाल ही में लीगो वैज्ञानिक सहयोग ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल विलय की एक जोड़ी से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज की है। मतलब इसी प्रोजेक्ट के तहत आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल का विलय हुआ था और उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न हुई थी और उनकी खोज की गई है, ठीक। अब तक लीगो वर्गों सहयोग केवल, ये वर्गों सहयोग क्या है, हाँ ठीक है, लीगो वर्गों सहयोग केवल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारों के जोड़े के बीच टकराव का परीक्षण करने में सक्षम था। और ये जो विलय हुआ है, जब ऊपर हमने देखा, यह एक हाइब्रिड संयोग है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा ब्लैक होल से। ब्लैक होल से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ जो भी लिखा है मैं पहले अपने तरीके से समझा देता हूँ या फिर मैं पढ़ के समझा देता हूँ, फिर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता।
यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि पदार्थ के छोटे से स्थान में संपीड़ित हो जाता है। ये बहुत मतलब छोटे से जगह पे ही पूरा सिकुड़ के रह जाता है। अब छोटा का मतलब ये नहीं है कि ढेला बराबर, बहुत बहुत बड़ा, ब्रह्मांड के नज़रिए से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण तरंगें जब बनती हैं तब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और विलीन हो जाते हैं। ये बड़ा ही कमाल की चीज़ होती है। जैसे एक ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ये मिलने से पहले ना ऐसे गति करेंगे, ऐसे गति करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। आप क्या करिए कि एक बर्तन में, भगोने में पानी रख दीजिए, ठीक है, और उसमें 2 कंकड़ डाल दीजिए ऐसे, और पानी को ऐसे ऐसे हिला दीजिए, और देखेंगे कि ये दूर दूर थे ये दोनों कण, बाद में घूमते 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 एक दूसरे के पास आके चिपक गए। ठीक है, ऐसे ही 2 ब्लैक होल जब मिलते हैं, जो मिल रहे होते हैं, तो उस समय ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे एक एक करके। तो कुल मिला के ये है कि सिर्फ इसमें इतना बताया गया है कि इसका जो ब्लैक होल है, इसका मतलब है कि इसकी जो क्षमता है चीज़ों को खींचने की, इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बनता कैसे, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। जब मैं हाई स्कूल में था तो एक सर थे, हम लोग कहीं गए थे, हमारे स्कूल के टीचर नहीं थे, कहीं होता है ना साइंस एग्जीबिशन टाइप का, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल जैसी कोई बात है। तो सर से मैंने पूछा, और सर को भी नहीं पता था बेसिकली कि क्या था। तो मैंने कहा सर ये ब्लैक होल का मतलब कोई होल है, उसमें कोई चीज़ घुस जाती है, गायब हो जाती है, क्या है? तो वो समझा नहीं पा रहे थे। बाद में उन्होंने काफ़ी बढ़िया से समझाया, हालांकि फिर भी मुझे समझ में नहीं आया था। बाद में लगा कि हाँ वो जो कह रहे थे, बाद में उन्होंने पढ़ा कहीं से, फिर बताया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, उस समय मुझे पता नहीं था। देखिए, एक अच्छे टीचर की सबसे खास बात यह है ना कि उन्हें अगर नहीं पता है कोई चीज़ तो वो एक्सेप्ट करते हैं, घमंड में नहीं आ जाते या फिर डांटना शुरू नहीं कर देते कि चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने खोजा, बताया। लेकिन बाद में जब मैंने खुद से आगे पढ़ा इसके बारे में, जब यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी पढ़ रहा था, तब अच्छे से समझ में आया। अब ये कहानी हो गई। समझिए क्या है। अभी मैंने बात किया इसी वीडियो में कि तारा जब मर रहा होता है। चंद्रशेखर सीमा के बारे में आपने सुना होगा, एक व्यक्ति थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने भी पूछा है। तो उन्होंने तारों की कैटेगरी बनाई है सूरज को आधार मान के कि सूरज से 1.4 गुना जो रहेगा वो छोटा तारा कहलाएगा, उसके बाद से एक है वो मध्यम तारा कहलाएगा, उसके बाद से एक है बड़ा तारा कहलाएगा। ठीक है, जो छोटा तारा मरता है ना तो वो वाइट ड्वार्फ बन जाता है। कैसे मरता है मैंने बताया था कि हीलियम कैसे हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा और बाहर का संलयन शुरू हो जाएगा, फिर ब्लास्ट कर जाएगा, तो ये वाइट ड्वार्फ बनता है। जो मध्यम आकार का तारा मरेगा तो ये न्यूट्रॉन तारा बनेगा। आपको पता है किसी भी पदार्थ में 3 मूल तत्व हैं, कण हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इतना ज़्यादा वो संपीड़ित हो जाता है कि न्यूट्रॉन कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और जो बड़ा वाला तारा मरता है तब बनता है ब्लैक होल। और जब ये फट के ये छितरा जाता है चारों तरफ, तो जो बच गया पदार्थ है ना वो सिकुड़ जाता है, इसमें एकदम सिकुड़ जाता है। और इतना सिकुड़ जाता है कि इसमें मतलब इसका घनत्व तो कई लाख गुना जो है बढ़ जाता है। और इसी वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ सूरज की रोशनी जाए, टकरा तो गई लेकिन वापस नहीं आ सकती, इसके पलायन वेग से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल को कभी देखा नहीं जा सकता, ध्यान से समझिएगा, ब्लैक होल देखा नहीं जा सकता। अब उसके आसपास अगर कोई चमकती हुई चीज़ है, कहीं से रोशनी आ रही है, तो ये समझ में आएगा कि यहाँ कुछ काला काला सा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो नहीं समझ पाते, ये बस काला काला दिखेगा। आसपास की चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे कोई पिंड है जो ब्लैक है, उसके बारे में उसको देखा नहीं जा सकता। तो ये कहानी है ब्लैक होल की। बात समझ में आ गई? वापस आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझने लायक हैं और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन तारा की बात करें, मैंने बता दिया न्यूट्रॉन तारा के बारे में, लेकिन फिर भी देख लीजिए। न्यूट्रॉन तारों में उच्च द्रव्यमान तारों के संभावित अंतः बिंदुओं में से एक शामिल होता है। एक बार जब तारे का कोर पूरी तरह से लोहे में जल जाता है तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है और कोर तेज़ी से बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को एक साथ संपीड़ित कर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों बनाते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सिंपल सी बात है कि वही जो तारा फट रहा था, फट गया, इतना ज़्यादा संपीड़न हो गया कि न्यूट्रॉन कण एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये न्यूट्रॉन तारा बन गया। चलिए, अभी इसमें और है।
न्यूट्रॉन अधोपतन दबाव द्वारा समर्पित एक तारे को न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जाना जाता है, जिसे पल्सर के रूप में भी के रूप में जाना जाता है यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके स्पिन अक्ष के साथ अनुकूल रूप से संरेखित होता है। इसको आप छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगें होती हैं जो तब बनती हैं जब सुपरनोवा में एक तारा फटता है। ये तो कहानी समझ में आ गई, 2-3 बार दोहरा चुका हूँ सुपरनोवा क्या है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करने लगते हैं तब बनता है ग्रेविटेशनल वेव। जब दो ब्लैक होल विलीन हो जाते हैं तब बनता है ये, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल जब विलीन होते हैं, एक न्यूट्रॉन तारा है और एक ब्लैक होल है, जब ये विलीन होते हैं तब बनता है। वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पदार्थ को संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंग अंतरिक्ष समय के माध्यम से यात्रा करती है और यह इसे एक दिशा में फैलाने और दूसरी दिशा में संपीड़ित करने का कारण बनती है। ऐसे जिग जैग ऐसे कण को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे, अंतरिक्ष समय के उस क्षेत्र पर कब्जा करने वाली कोई भी वस्तु विस्तृत और संकुचित होती है क्योंकि लहर उनके ऊपर से गुजरती है, हालांकि बहुत कम, जिसे केवल लीगो जैसे विशेष उपकरणों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। अब समझ में आया कि लीगो क्यों बनाया गया, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल वेग किसी चीज़ से गुजरेगी तो उस पदार्थ को, उस चीज़ को फैलाएगी भी, संपीड़ित भी करेगी, फैलाएगी भी, संपीड़ित भी करेगी, और इसे ऑब्जर्व ऐसे नहीं किया जा सकता। इसके लिए लीगो जैसी टेक्नोलॉजी, ऐसे उपकरण सहयोगी होते हैं, इनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव क्या है और ये कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और कहानी है। सिद्धांत और खोज की बात करें, ये सिद्धांत 1 सदी से भी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था और इस चीज़ को लेकर के 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, ध्यान रखिएगा। हालांकि पहली गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लीगो ने 2015 में ही लगाया था, ठीक है ना। अब देखिए, खोज तकनीक की बात करेंगे। जैसे जैसे दो सघन विशाल पिंड एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 तारे ही एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, वे करीब आते हैं और अंत में विलीन हो जाते हैं। जैसे हमने अभी पानी वाला एग्जाम्पल लिया, उसमें कण डाल के विलीन हो जाते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में ऊर्जा लुप्त हो जाती है, ठीक है। गुरुत्वीय तरंग सिग्नल पृष्ठभूमि शोर के अंदर गहराई में दबे होते हैं, जो सिग्नलों की खोज के लिए वैज्ञानिक मैच्ड फिल्टरिंग नामक एक विधि का उपयोग करते हैं। ये विधि आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इस पद्धति में आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई विभिन्न अपेक्षित गुरुत्वाकर्षण तरंगों की तुलना डेटा के विभिन्न हिस्सों से की जाती है ताकि एक मात्रा का उत्पादन किया जा सके, और यह दर्शाता है कि डेटा में संकेत, अगर कोई संकेत मिला है तो किसी एक तरंग के साथ मेल खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों से हमने डाटा इकट्ठा किया, फिर मिला के देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। जब भी यह मैच, तकनीकी शब्दों में कह सकते हैं सिग्नल टू शोर अनुपात, ठीक है, या SNR इसको कहते हैं, जब ये महत्वपूर्ण होता है, जब ये मैच महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, 8 से बड़ा, तो एक घटना का पता लगाया जा सकता है कि कुछ हुआ था जिससे ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न हुई थी। लगभग एक साथ हजारों किलोमीटर द्वारा अलग अलग किए गए कई डिटेक्टरों में एक घटना का अवलोकन करने से वैज्ञानिकों का यह विश्वास बढ़ जाता है कि संकेत खगोलीय उत्पत्ति का है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए, भारत भी इसमें कुछ कर रहा है। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, ज़रा इसको देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीगो इंडिया वेधशाला जो है, ऑब्जर्वेटरी, इसका कार्य 2024 में पूरा होना तय किया गया है और इसे महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में बनाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का जो लीगो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ज़िले की बात करेंगे हिंगोली ज़िला, और वो थेनी ज़िला है तमिलनाडु का, मिक्स नहीं करना, ठीक है। कौन सा, न्यूट्रिनो जो पढ़ रहे थे वो थेनी ज़िले में है तमिलनाडु के, और ये महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में है लीगो। अच्छा, यह विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित एक नियोजित उन्नत गुरुत्वीय लहर वेधशाला है, जो वैश्विक नेटवर्क है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो वेधशालाएँ बनाई गई हैं उसी में से एक ये भी है, ये अलग नहीं है। इसका भी जो डाटा मिलेगा उससे मैच करके देखा जाएगा। लीगो परियोजना 3 गुरुत्वीय लहर डिटेक्टरों को संचालित करती है, ठीक है।
देखिए इसमें कौन कौन है, 2 वाशिंगटन में है, उसके बाद से वाशिंगटन के हैनफोर्ड में है और एक लुसियाना में है। ठीक, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, लीगो प्रयोगशाला और लीगो इंडिया कंसोर्टियम में 3 प्रमुख संस्थानों, ये जो संस्थान है इनका नाम याद करना जरूरी नहीं है, के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। ये मिल के सहयोग करेंगे। आगे चलिए, इससे आकाशीय स्थानीकरण में उल्लेखनीय सुधार होगा। दुनिया जो आकाश में जो चीज़ों का क्या कह सकते हैं, जो स्थिति है उनके बारे में पता करना आसान हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब जाके ये टॉपिक नहीं, अभी है। इससे विद्युत चुंबकीय दूरबीनों का उपयोग करके दूर के स्रोतों के अवलोकन की संभावना बढ़ जाती है, जो बदले में हमें अधिक सटीक माप देगा कि ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से विस्तार कर रहा है। हमने एक जगह बात किया था कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कह रही है कि दुनिया विस्तारित हो रही है, आकाश गंगाएं, सौर मंडल एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि ये विस्तार रुक जाएगा और उसके बाद से फिर वापस आने शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर ये सब उसी जगह पे उसी केंद्र में आ जाएंगे जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, फिर ब्लास्ट होगा, फिर ऐसे जाएंगे। ये मतलब थियरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ख़त्म हो गया, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है डार्ट मिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डार्ट मिशन का संबंध किससे है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह कि मतलब वही घुमा के कि किस लिए ये मिशन है और ये किसने शुरू किया है। ये अलग अलग पक्ष हैं क्वेश्चन के, और सिर्फ इसी का आंसर जान लीजिए, काम चल जाएगा। पहली बात ये कि नासा का मिशन है, ठीक है, और ये परीक्षण करने जा रहे हैं इसका, तो इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और किस रॉकेट से लॉन्च करेंगे ये भी नहीं। इसका मकसद जान लीजिए कि क्या है। ये जो डार्ट मिशन है भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करेगा। बेसिकली क्या है ना, ऐसा होगा भविष्य में, ऐसा हो सकता है कि कोई जो ब्रह्मांडीय पिंड है वो पृथ्वी की ओर आए, टकराए। हर 2-4 साल में इस तरह की कोई बात आप सुन लेते हैं कि एक जो है कोई उल्का पिंड गुजर रहा है पृथ्वी के सबसे करीब से। अभी पिछले साल ही एक था कि अब तक का सबसे करीब से गुजरेगा। हो सकता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की रेंज में आ जाए, आके लड़ जाए, फिर तो ख़त्म ही हो जाता सब, लेकिन बच गए हम। ठीक है, तैयारी करनी थी तो ये है, ये मिशन जो डार्ट मिशन है बेसिकली ये है नासा का मिशन है, और इसलिए बनाया गया है, अभी इसका परीक्षण होगा, इसलिए बनाया गया है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी उल्का पिंड जब हमारी तरफ आ रहा है पृथ्वी की ओर, तो उससे जाके ये टकराए, उसकी दिशा बदल दे और वो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो कहीं और चला जाए, पृथ्वी सुरक्षित रह जाए। ये इसका मकसद है, ये सिर्फ बात है। डार्ट मिशन याद रखिएगा। वैसे भी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, कहाँ लिखा गया, इसको देखिए ज़रा से। डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, डायरेक्शन बदल देगा, बस इतना ध्यान रखेंगे, काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है मिसाइलों का वर्गीकरण। इसमें 2 बातें समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान आपको बहुत काम आता है। कभी कभी ना इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं मिसाइलों पे, और ये बात अगर ध्यान में नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। मिसाइलों को मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा जाता है, एक है क्रूज मिसाइल और एक है बैलिस्टिक मिसाइल। आप जो भी मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं, दोनों मतलब कोई ना कोई एक ही कैटेगरी आप देख सकते हैं। हो सकता है कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है कि क्रूज मिसाइल हो, किसी न किसी कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ से ये जानना ज़रूरी है कि क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। ठीक है, देख लेते हैं सीधे सीधे। पहली बात करेंगे क्रूज मिसाइल की। मानव रहित सेल्फ प्रोपेल्ड यानी कि स्वचालित गाइडेड मिसाइल हैं जो क्रूज मिसाइल हैं, जो एयरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से हवा में उड़ान भरती है। इसका इस्तेमाल कोई आयुध या किसी खास पेलोड को लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। ठीक है, खास तौर से मान लीजिए किसी बंकर ही किसी का उड़ाना है, ठीक है, तो टारगेट बना के फिर दाग दिए, वो अपने हिसाब से जाकर वो काम कर देगी। यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के दायरे में उड़ान भरती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे देखेंगे अंतर में, दोनों के बीच अंतर, तो वहाँ भी शायद लिखा है। और इसमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो मिसाइलें होती हैं कई तरह की हो सकती हैं, सब सोनिक हो सकती है, सुपरसोनिक हो सकती है, हाइपरसोनिक हो सकती है। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्वनि की जो रफ्तार है
उससे ज़्यादा तेज़ अगर चलेगी तो उसको सुपरसोनिक, बहुत तेज़ चलेगी तो सब हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सोनिक शब्द है वो साउंड की स्पीड से लिया गया है, उसको उससे तुलना करने के लिए लिया गया है। इसके आगे बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे तो यह एक रॉकेट चालित और स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्तर से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का अनुसरण करती है। अभी समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है इसका। यह पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अभी ब्रह्मोस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें आगे है शायद वो कितना ज़्यादा जो है लेके जा सकता है, कितना वजन। जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता ICOC, जिसे अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता के नाम से जाना जाता है, एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकना है। एक ये लाइन इसलिए लिखी गई है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हेग आचार संहिता है ये किससे संबंधित है। देखिए, दुनिया में मिसाइलें, बम, ये सब जितना बढ़ता जाएगा खतरा भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हमारे पास, हर देश के पास एक बहाना है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चिंता की तो बात है। तो उसको रोकने के लिए हेग आचार संहिता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत ने फिलहाल इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और अप्रैल 1987 में स्थापित स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है। ये क्वेश्चन बना है यहाँ से एक बार कि MTCR जब भारत उसमें शामिल हुआ था तभी बना था। इसका मकसद क्या है? बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक या परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। भारत भी इसका हिस्सा बन चुका है। भारत की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें आप ध्यान से देखेंगे, कौन है? अग्नि, शौर्य, पृथ्वी, धनुष, ये सब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अब देखिए, जो चीज़ें वहाँ बच गई थी यहाँ देख लेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल बनाम क्रूज मिसाइल, यानी कि तुलना हम कर देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेप वक्र में यात्रा, गुरुत्वाकर्षण, वायुरोध और कोरियालिस बल पर निर्भर करती है। ऐसा है कि जब हम यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल दागेंगे तो ये ऐसे यात्रा करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। क्रूज मिसाइल दागेंगे तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी सीधे, ठीक है ना। ये अंतर होता है। क्रूज मिसाइल तुलनात्मक रूप से गति के सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है, ठीक है, और पुनः उसमें प्रवेश करती है। ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है। ये कौन वायुमंडल है भाई? ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है मान लेते हैं। तो हम इसको दागेंगे ऐसे होके ऐसे, फिर जहाँ पे जाना होगा जाएगी, ठीक है। क्रूज मिसाइल का उड़ान पथ जो है वो पृथ्वी को वायुमंडल के भीतर ही रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी तक जा सकती हैं, 300 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। क्रूज मिसाइल जो है वो 1,000 किलोमीटर तक की रेंज में रहती है। ये चीज़ें हो गई, बस ये बेसिक बातें थी जानने लायक। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि एक मिनट, हाँ, रेबीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। गोवा फिलहाल ऐसा राज्य है जो रेबीज से मुक्त हो गया, पहला राज्य है। एक तो PCS टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। रेबीज़ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में रेबीज़ के सबसे अधिक मामले दर्ज होते हैं और भारत रेबीज़ का सबसे बड़ा केंद्र है। एक क्वेश्चन की लाइन ये हो सकती है। विश्व में रेबीज़ के कारण मरने वालों की लोगों की कुल संख्या का 1/3 सिर्फ भारत में ही है और प्रत्येक वर्ष टीकाकरण के अभाव में रेबीज़ के कारण लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब बात करें कि रेबीज़ है क्या, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रेबीज़ एक रिबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के कारण होता है जो किसी पागल जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि में लार में मौजूद होता है। अब एक नॉर्मल सा हमें पता है कि रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन और भी जानवर हैं, बंदर काट दे, बिल्ली काट दे, इनसे भी हो सकता है, ठीक है ना। ख़ास तौर से जो पागल हो जाते हैं उनके अंदर ये वायरस ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, पागल जानवर के काटने और रेबीज़ के लक्षण दिखाई देने की समावधि जो है वो 4 दिनों से लेकर के 2 साल तक या कभी कभी उससे भी अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है, इसीलिए आजकल जो पालतू कुत्ते हैं जो उनको रेबीज़ का वो लगाया जाता है, पहले से
एंटीडोट एक तरह से कह सकते हैं दिया जाता है कि काटे तो रेबीज़ ना फैले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते ने काट लिया, 4 दिन बाद लक्षण दिख सकते हैं, 1 साल बाद लक्षण दिख सकता है, उससे भी अधिक। बाद में पता चला कि ये लक्षण आए कहाँ से, ये क्या हो गया, तो फिर याद आता है कि कभी कुत्ते बिल्ली ने किसी ने काटा था। इसीलिए जब कुत्ता काटता है तो इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना चाहिए, ठीक है। आगे, इसलिए घाव से वायरस को जल्द से जल्द हटाना ज़रूरी होता है। घाव को तुरंत पानी और साबुन से धोना चाहिए और इसके बाद एंटीसेप्टिक का जो है उपयोग करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना ख़त्म किया जा सके। और मनुष्यों में रेबीज संक्रमण के लिए 99% योगदान जो है वो कुत्ते ही देते हैं, कुत्ते जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो ये बेसिक सी बातें थी। अब आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगर आपने हॉलीवुड की फ़िल्मों को ऑब्ज़र्व किया हो तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो ऐसे एजेंसीज़ होती हैं वो इसका इस्तेमाल करके पता लगाती हैं कि ये व्यक्ति कौन है, दुनिया के किस हिस्से में है। हालांकि ये किस हिस्से में है वो सब बात की बात है, लेकिन असली जो काम है वो ये है कि किसी व्यक्ति की पहचान करना। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसका मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, सब कुछ। तो फेशियल रिकॉग्निशन क्या होता है? चेहरे की पहचान। यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान और व्यक्तियों के बीच अंतर करने के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। लगभग 6 दशकों में स्किन पैटर्न को पहचानने से लेकर चेहरे की 3D आकृति को बनाने तक यह प्रणाली कई मायनों में विकसित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है कि AFRS क्या है? ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ध्यान से समझिए। व्यक्तियों के चेहरों की छवियों और वीडियो के व्यापक डेटाबेस के आधार पे, सरकार के पास बहुत सारा डेटाबेस है। हमारे फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारी जगह जगह रास्तों पे वीडियोज़ के लिए मतलब कैमरा लगे हुए हैं, हमारे वीडियोज़ हैं, तो इसका डेटाबेस तो है, ठीक। और इसी के आधार पर ये काम करता है। इसमें मौजूद डेटाबेस में उपलब्ध छवियों से मिलान करके व्यक्ति की पहचान की जाती है। वैसे मैं फ़िल्में ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन मैंने एक बहुत पहले फ़िल्म देखी थी, वो क्या नाम था उसका, मिशन इम्पॉसिबल शायद ऐसा कोई था। तो जो व्यक्ति है जो उसमें हीरो का किरदार जिन्होंने निभाया है, टॉम क्रूज़, वो अपनी छवि छुपा रहे हैं। अब शायद उसी फिल्म का है, जहाँ भी है, जो भी है, और उसको खोजना बड़ा मुश्किल है। तो होता ये है कि एक उनकी दोस्त होती हैं, एक लेडी, और उनका फ़ोटो खींच के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देती हैं। और जैसे ही वहाँ पे डाला जाता है, एजेंसी तो खोज रही थी महीनों से कि फ़ोटो था एजेंसीज़ के पास मिलान करने के लिए कि ये कहाँ है, इसका कोई फ़ोटो मिल नहीं रहा है, और उसके बाद ये इसका लोकेशन कैसे मिलेगा। तुरंत पता चल गया कि ये व्यक्ति इस समय इस जगह पे है, यहाँ से ये फ़ोटो अपलोड किया गया, यही है, डेटाबेस से मिलान किया, पहुँच गए वहाँ पर थोड़ी देर में। तो इस तरह से ये काम करता है। जो डेटाबेस पहले से है, लोगों का नाम, फ़ोटो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिस्टम में कि आप वो फ़ोटो डालेंगे और उसका पूरा डाटा निकल के आएगा कि ये है, इस गांव में रहता है, इसके पिताजी का नाम ये है, सब कुछ, ठीक है ना। ये है CCTV फुटेज से प्राप्त अज्ञात व्यक्ति के चेहरे के पैटर्न की तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की सहायता से डेटाबेस में उपलब्ध पैटर्न से की जाती है और देखा जाता है कि इस तरह का कोई प्राणी है हमारे पास डेटाबेस में। अच्छा, कार्यप्रणाली की बात करें। प्रारंभिक स्तर पर फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में कैमरे द्वारा चेहरे और उसकी विशेषताओं को कैप्चर किया जाता है। कैमरा फ़ोटो खींचेगा, पुनः विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उन विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। चेहरे और उसकी विशेषताओं को एक साथ एक डेटाबेस में इकट्ठा किया जाता है तथा इसे किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसका उपयोग बैंकिंग सेवा, सुरक्षा उद्देश्यों की पूर्ति आदि में भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। आवश्यकता क्यों है इसकी? सबसे पहली आवश्यकता है प्रमाणीकरण। ठीक है, इसे प्रामाणिकता और पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसकी सफलता दर लगभग 75% है। 100% नहीं, 75% सही बताता है कि हाँ, इससे प्रमाणित किया जा सकता है कि यही व्यक्ति है जो उस दिन चोरी कर रहा था खेत में जाके। ठीक है नहीं ऐसे ही, लेकिन अगर चोर को भी पकड़ना है और चेहरा उसका दिख गया चोरी करते समय, डेटाबेस में उस व्यक्ति का कुछ है, फ़ोटो डालेंगे उसका, और किसी भी माध्यम से उसका फ़ोटो अगर डेटाबेस में आया है तो पकड़ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। ठीक है ना। ठीक, क्या है उसके बाद से फोर्स मल्टीप्लायर। सीधी सी बात है, ये जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, अभी इनकी ज़्यादा संख्या की ज़रूरत है। जब ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगेगी तो कम संख्या की ज़रूरत पड़ेगी।
मतलब जो इनके काम करने की क्षमता वो भी बढ़ जाएगी और कम लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं भाई? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पैसा कहाँ से आएगा और संरचनात्मक लागत, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस को मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। एक चुनौती है गोपनीयता का भी उल्लंघन है, हमसे बिना पूछे हमारा वीडियो हमारा फ़ोटो सब रखा जा रहा है। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हमने देखा कि भाई 75% ही सही है। पता चले कि किसी का फ़ोटो खींच के किसी और से मैच करा दिया सॉफ्टवेयर ने कि यही इसी ने कुछ गड़बड़ काम किया था और वो व्यक्ति बेचारा पकड़ा गया। तो विश्वसनीयता अभी 100% इस पर नहीं है। ठीक है ना, ये बातें हैं, सिंपल सी चीज़ है, मेरे ख्याल से ये हो नहीं। डेटा सुरक्षा की अनुपस्थिति, अब देखिए ये सब ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन रखा जाएगा, सब पूरा डेटाबेस ऑनलाइन रहेगा और हमारे पास पता नहीं क्या सरकार को हुआ है, दुनिया भर के कानून बना रहे हैं, लेकिन डेटा सुरक्षा से संबंधित हमारे पास कानून अभी नहीं बन पा रहा है। इस पर श्री कृष्णा समिति ऐसे कोई समिति है, मतलब सॉरी व्यक्ति हैं, समिति बनाई गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, यूपीएससी ने मेंस पे उस पर क्वेश्चन भी पूछ लिया और मेरे ख्याल से प्री में भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया था। सरकार को इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, क्योंकि डेटा सुरक्षा जब आएगा ना तो सरकार की कई चीज़ें सीमित हो जाएंगी, हम अपनी निजता के उल्लंघन का मामला उठा सकते हैं। तो फिलहाल कानून नहीं है तो थोड़ी दिक्कत है, होना चाहिए। कुछ अंतर्निहित चुनौतियाँ क्या है भाई? समय के साथ चेहरा भी तो बदल जाता है, तो हो सकता है कि उसमें भी दिक्कत होने लगे। अब कोई बचपन में कोई व्यक्ति खो गया था और 10 साल बाद वो उसका फ़ोटो जो है आप मैच करा रहे हैं, चेहरा बदल गया है, शरीर की हाइट वगैरह सब चीज़ें बदल गई हैं, तो दिक्कत हो सकती है। ये सब बातें हैं, कहानी के तौर पे याद रखिएगा, काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट है, तो सीधे मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ, काम की बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फूड फोर्टिफिकेशन का सीधा सा मतलब, तो इसे लिखा भी है यहाँ पे, WHO के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन से यहाँ से खाद्य पदार्थों में एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों को जानबूझकर बढ़ा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ताकि इन पोषक तत्वों की ताकि पोषक तत्वों की जो कमी है वो सुधर जाए, वो उसकी पूर्ति हो जाए और स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके। यह है फूड फोर्टिफिकेशन। एक सीधा सा सेंटेंस बन सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। एक अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि फूड फोर्टिफिकेशन के क्या लाभ हो सकते हैं, और इसमें आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर अनाज में, जो अनाज आप खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व बढ़ा दिए जाएं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हालांकि एक दिक्कत ये हो सकती है कि बहुत अधिक पोषक तत्व बढ़ा देंगे आप तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन हो जाता है ना, तब भी समस्या आ जाती है। जैसे कुछ लोग खाना नहीं खाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, कुछ लोग इतना खा लेंगे कि मोटापे के शिकार हो जाएंगे। उसी तरह से कहीं पे पोषक तत्वों की कमी है तो एक तरह का कुपोषण का कारण बन सकता है, लेकिन पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। बस ये दो बातें ध्यान में रखेंगे तो उसके प्रभाव को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है प्री के लिए। मेंस की बात करेंगे तो इसके फ़ायदे नुकसान ये सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो भारत में जो खाद्य सुरक्षा के मानक हैं उनको तय करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। इसका पूरा नाम है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको सामान्य तौर पर हम FSSAI कहते हैं, फसाई कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आए हैं, अभी भी आ सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। यहीं से दो आपको फैक्ट मिल गए। ये जो 2006 है ना, इसको हटा करके भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 बना था वो लिखा जा सकता है और गड़बड़ा जाएगा काम। उसके तहत 2006 वाले के तहत स्थापित और एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। वैधानिक का मतलब आपको पता है, जो कानून बना के बनती है बॉडी वो वैधानिक है, जिसको संविधान में संशोधन करके बनाया जाता है या पहले से संविधान में उसके लिए बातें लिखी गई हैं, वो संवैधानिक है। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दिल्ली में है। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। तो वो तो आप समझ जाएंगे, गेस कर लेंगे कि स्वास्थ्य की बात करता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय होगा। काम देखिए, खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमन बनाना, नियम बनाना, खाद्य सुरक्षा के लिए फसाई खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और प्रमाणन प्राप्त करता है। आप देखिएगा
कोई भी पैकेट खरीदिए खाने की चीज़, चाहे आप चिप्स खरीदिए, सोयाबीन का पैकेट लीजिए, उस पर FSSAI का जो है वो लिखा रहता है कि प्रमाण पत्र इनसे मिला हुआ है। ठीक है, ये है। खाद्य व्यवसायों में प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश भी तय करता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जब किसी बॉडी से क्वेश्चन पूछती है ना, तो उसका काम क्या है, वहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, इसलिए लाइनें महत्वपूर्ण हैं। नीतियाँ बनाने में सरकार को सुझाव भी देती है। ठीक है। खाद्य उत्पादों में संदूषकों के संबंध में डेटा एकत्र करना, उभरते जोखिमों की पहचान करना और एक त्वरित चेतावनी प्रणाली की शुरुआत करना, खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना, ये इसके काम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम टेक्नोलॉजी या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग आप इसको कह सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर इसके मदद से बनते हैं। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इसको समझेंगे। हाल ही में क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन के लिए तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है, यानी कि सरकार इस पर काम कर रही है। जो बजट आया था 2020-21 उसमें नए लॉन्च किए गए इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी। ठीक है। 2018 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट नामक एक कार्यक्रम का अनावरण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेस्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है। ठीक है, और इससे संबंधित अनुसंधानों में तेजी लाने के लिए अगले 3 वर्षों में 80 करोड़ रुपए का निवेश करने का मतलब की बात की गई थी। यह इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का उद्देश्य दूसरी क्वांटम क्रांति के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों का विकास करना और अमेरिका तथा चीन के बाद भारत को इस क्षेत्र में विश्व के तीसरे बड़े देश के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, अभी लाइन पे आते हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, ध्यान दीजिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में परमाणुओं और प्राथमिक कणों के पैमाने पर प्रकृति के वर्णन के लिए विकसित किया गया था। आजकल क्वांटम फिजिक्स बड़ा फेमस हो रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ना लोग इसका एग्जाम्पल ले लेके चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी और चीज़ से शुरू हुआ था, अब इसको कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस क्रांतिकारी तकनीक के पहले चरण ने प्रकाश तथा पदार्थ की अंतःक्रिया सहित भौतिक जगत के बारे में हमारी समझ विकसित की कि हर चीज़ कण से बनी है, कण किससे बना है, एनर्जी से बना है, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं क्वांटम की। ठीक है, और विकसित करने के लिए आधार प्रदान किया और लेज़र तथा अर्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों को बढ़ावा दिया। वर्तमान में क्वांटम कंप्यूटिंग की या प्रौद्योगिकी की एक दूसरी क्रांति दिख रही है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी गुणों का उपयोग करना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्वांटम में जो ज्ञान हमने लिया है उसका इस्तेमाल करना है। अब देख लीजिए कि इनमें अंतर क्या है। जो कंप्यूटर हम बनाते हैं, जो पारंपरिक कंप्यूटर हैं, और जो क्वांटम कंप्यूटर होगा उसमें अंतर क्या है। पारंपरिक कंप्यूटर सूचनाओं को बिट्स में प्रोसेस करते हैं, उनको पढ़ते हैं, 1 और 0। आप अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें कंप्यूटर की भाषा होती है, 1 0 1 0 ऐसे करके सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन 1 0 के फॉर्मेट में ही कंप्यूटर में दर्ज होती हैं। ठीक है, यह प्रणाली पारंपरिक भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स का अनुसरण करती है। ठीक है, जिसके तहत हमारे कंप्यूटर एक समय में 1 या 0 को प्रोसेस करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स यानी कि क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये गणना करते हैं, वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का दोहन करते हैं। इसके तहत क्या होता है, प्रोसेसर में 1 और 0 दोनों अवस्थाएं एक साथ हो सकती हैं, जिसे क्वांटम सुपर पोजीशन की अवस्था कहा जा सकता है। जैसे ये है पारंपरिक कंप्यूटर, ऐसे ऐसे पढ़ेगा 0 1 0 1 ऐसे। लेकिन जो क्यूबिट्स हैं वो एक ही साथ हर पहलू को देख लेगा, 0 को भी एक साथ पढ़ लेगा, 1 को भी एक साथ पढ़ लेगा, इन दोनों को एक साथ पढ़ लेगा। इसी को कहते हैं सुपर पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वांटम सुपर पोजीशन में यदि एक क्वांटम कंप्यूटर योजनाबद्ध रूप से काम करता है तो यह एक साथ समानांतर रूप से काम कर रहा है, कई पारंपरिक कंप्यूटरों की नकल कर सकता है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है ना कई सौ गुना ज़्यादा तेज़ है जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे। ठीक है, मैंने थोड़ा कम बता दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो जो गणना सुपर कंप्यूटर कई सौ वर्षों में कर सकते हैं,
क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ सेकंड्स में कर सकता है। ये है इसकी क्षमता, ठीक है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग के गुण देखिए। क्वांटम कंप्यूटिंग के मूल गुण सुपर पोजिशन है, ठीक है, और स्टेंगलमेंट है और इंटरफेरेंस है। इनको अभी हम समझेंगे कि स्टेंगलमेंट क्या होता है, सुपर पोजिशन क्या होता है। अध्यारोपण, सुपर पोजिशन, ये क्या है पहले समझिए इसको। यह क्वांटम प्रणाली की एक साथ कई अवस्थाओं में होने की क्षमता को संदर्भित करता है। बेसिकली सुपर इम्पोजिशन का उदाहरण किसी सिक्के का उछाला जाना है जो लगातार बाइनरी अवधारणा के तहत हेड्स या टेल्स के रूप में भूमि पर गिरता है। हालांकि जब वह सिक्का हवा में होता है तो यह हेड्स और टेल्स दोनों होता है। हमें नहीं पता है कि हेड में है कि टेल में, नीचे गिरेगा तब ना, उस समय तो हेड टेल दोनों होता है जब तक ये ज़मीन पर नहीं गिर जाए। और माप से पहले इलेक्ट्रॉन क्वांटम सुपर पोजिशन में होते हैं, यानी कि एक साथ ये दोनों अवस्थाओं को, हेड टेल, किसी भी चीज़ के हर पक्ष को एक ही साथ ये गणना में कर लेगा। बाकी जो पारंपरिक कंप्यूटर हैं एक एक करके एक पक्ष देखेंगे फिर दूसरा पक्ष देखेंगे, ये होता है। स्टेंगलमेंट क्या होता है? इसका अर्थ है एक जोड़ी जो क्यूबिट होता है कि दो सदस्य एकल क्वांटम अवस्था में मौजूद होते हैं। किसी एक क्यूबिट की स्थिति को बदलने से तुरंत दूसरे की स्थिति भी बदल जाएगी एक पूर्वानुमानित तरीके से, ठीक है। ये सब जुड़े होते हैं क्यूबिट्स एक दूसरे से। ऐसा तब होता है जब वे एक बहुत अधिक दूरी पर अलग अलग रखे गए हों। आइंस्टीन द्वारा इस तरह की घटना को एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम दिया गया है, ठीक है। इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो क्वांटम इंटरफेरेंस बताता है कि प्राथमिक कण जो है, क्यूबिट जो है जिसमें सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है, किसी भी समय, ठीक है, सुपर इम्पोजिशन के माध्यम से किसी भी समय एक से अधिक स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन यह एक व्यक्तिगत कण जैसे कि फोटॉन, प्रकाश कण जो होता है, अपने स्वयं के प्रक्षेप वक्र को पार करके अपने मार्ग की दिशा से हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल में जो ऑप्शंस आएंगे आप कॉमन सेंस से लगाएंगे, और नहीं समझ में आता है सारे ऑप्शन जो हैं वो लगा दीजिएगा। क्वांटम कंप्यूटर के इतने सारे अनुप्रयोग हैं कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर पढ़ने बैठ जाएं तो एक महीने यही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। ये बहुत विस्तृत चीज़ है। तो आप इसको ऐसे देखिए कि इनके अनुप्रयोग में जितने भी ऑप्शंस आएंगे आप उनके एक बार देखिए। कोई अटपटा सा है तो उस पर थोड़ा विचार करिए कि वाकई इसका इस्तेमाल इसमें होता है, क्या इससे लाभ हो सकता है। अगर सब नॉर्मल है उस पर डी जो भी है जिसमें सारे ऑप्शंस हैं उसको लगाइएगा। कहीं तो कोई रिस्क लेना पड़ेगा। और सही बताएं तो जो कंपटीशन है ना, एक तरह का रिस्क ही है। 40-50 क्वेश्चन करने के बाद हमें तुक्का करना होता है, बहुत सारी चीज़ों पर रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन रिस्क बेवकूफ़ी वाला नहीं, समझदारी वाला। अब हर जगह नहीं कि जो नहीं समझ में आ रहा है सबका लगा दो कि सब सही है सब सही है। मैं उस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे किसी तकनीक के अनुप्रयोग की बात पूछी गई है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। वहाँ इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि वहाँ के सारे ऑप्शन सही हैं, और जाके यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, मेरी बात साबित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, जिनको जीएम क्रॉप्स कहते हैं। वैसे तो आपने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। इसमें कुछ तथ्य हैं जो काम के हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ। बाकी कहानी सिंपल सी है कि फसलों का जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, उनके जीन में बदलाव कर दिया जाता है, जीएम फसल हो जाती है। उससे उसकी विशेषता बदल जाती है। अब मान लीजिए किसी फसल को के जीन में चेंज किया गया, हो सकता है कि वो कम पानी में अच्छी फसल अच्छी पैदावार दे सके। किसी में चेंज किया गया तो वो किसी खास कीटाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेगी कि उसका असर नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो कोएलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया के अनुसार जून 2021 में भारत द्वारा यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात की जाने वाली एक खेप में 500 टन अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवन चावल का पता चलने से भारत और उसके कृषि बाजार की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। मतलब हम जो चावल निर्यात कर रहे थे उसमें जीएम क्रॉप था, ठीक है, अनुवांशिक रूप से संशोधित था। हालांकि भारत का कहना है कि जीएम चावल भारत में व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता और यह केवल निर्यात हेतु उगाया जाता है, तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा इसकी गहन जांच की जाती है। खैर, जीएम फसलों के बारे में हम जानते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। जीएम खाद्य पदार्थ उन पौधों से प्राप्त होते हैं जिनके जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इनमें किसी विशिष्ट प्रजाति के आनुवांशिक गुणों को सामान्य प्रजाति की फसलों की उपज में वृद्धि,
खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग या सूखे के प्रतिरोध और इसमें पोषक सुधार के लिए संस्करण की विधि को अपनाया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, खरपतवार से बचाने के लिए, कम पानी में इस्तेमाल हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, इसके लिए किया जाता है। संभवतः जीएम चावल की सबसे प्रसिद्ध जो किस्म है वो है गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही फैक्ट है। कुछ और तथ्य भी हैं। गोल्डन राइस पे घुमा फिरा के पीसीएस में भी क्वेश्चन आया, और यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें स्टेटमेंट था कि इससे जो विटामिन इसमें जो डाला गया है वो महत्वपूर्ण है, मतलब जीन में चेंज किया गया जिससे विटामिन में वृद्धि हुई है। गोल्डन राइस में क्या है, डैफोडिल्स और मक्का के पौधे के जीन सम्मिलित किए गए और यह विटामिन ए से समृद्ध होता है। इसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। भारत ने केवल एक जीएम फसल बीटी कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है, और इस सेंटेंस को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे यहाँ बीटी बैगन भी बनाया गया था, उसको मंजूरी नहीं दी गई थी। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या, ठीक है, जो भी है, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि एक ही जीएम फसल को मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा, वो है बीटी कपास। ठीक है, बाकी किसी को भी मंजूरी नहीं दी है, किसी भी जीएम फसल को मंजूरी नहीं दी गई है। देश में किसी भी जीएम खाद्य फसल को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। ओके, हालांकि कम से कम 20 जीएम फसलों के लिए समिति के सीमित क्षेत्र के परीक्षण की अनुमति दी गई है कि आप परीक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें 54 की किस्में शामिल हैं जो कीड़ों और बीमारियों के प्रतिरोध में सुधार करती हैं, साथ ही संकर बीज उत्पादन और पोषण संबंधी वृद्धि भी शामिल है इसमें। ठीक है, और कौन सा तथ्य अभी आगे देखेंगे। जीएम खाद्य पदार्थों का नुकसान यह है कि वह अपने परिवर्तित डीएनए के कारण एलर्जी का कारण बन सकते हैं और एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ने का मतलब ये है हमारे शरीर में भी बढ़ जाता है, फसलों में भी बढ़ जाता है। तो फसल की अगर बात करें तो ये है कि भाई फसल में कीड़े लगते थे, कोई बीमारी होती थी तो नॉर्मल एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते थे, वो ठीक हो जाता था। लेकिन उसका जब प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो और ज़्यादा आप कीटाणुरोधक दवाई डालेंगे तब जाके कहीं असर होगा, या फिर एक लिमिट के बाद किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। इसी तरह से हमारे शरीर में भी हम उल्टी सीधी दवाएं खाते रहते हैं, थोड़ी सी कुछ दिक्कत न हुई पटाख से दवाई लेके आ गए, थोड़ी सी छींक आई पट से दवा लेके आ गए, हल्का सा बुखार हुआ पटाख से दवा लेके आ गए। इससे हमारे शरीर में ना जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, कोई बीमारी होगी, हम एंटीबायोटिक सामान्य एंटीबायोटिक लेंगे, कोई असर ही नहीं होगा, फिर हाई लेवल की एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और उससे हमारी किडनी पे और अलग अलग अंगों पे, आँखों पे असर पड़ सकता है, और फाइनली एक लिमिट के बाद एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा और वो फाइनली डेथ का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें अनावश्यक रूप से दवाएँ नहीं लेनी चाहिए। शौक में कुछ लोग बड़े शौकीन होते हैं, घर पर रखा हुआ है दवाई का डब्बा और सोचते रहते हैं यार बहुत दिनों से बुखार नहीं हुआ। खैर ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन हाँ एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ सकता है जीएम फसल से, ये मेन मुद्दा था। आगे जीएम चावल का निर्यात, भारत के निर्यात की बात करें, देखो यूपीएससी ने 2018 में कि 20 में सीधा पूछ लिया था कि दुनिया का सबसे अधिक चावल निर्यात करने वाला देश कौन है, यही है, भारत है। ठीक है, और इसने वर्ष 2020 में 18 मिलियन टन अनाज जो है जैविक चावल बेचकर 65,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें से लगभग 1/4 प्रीमियम बासमती है। बासमती का जो है ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बासमती चावल खरीदने वाले ज़्यादातर पश्चिमी देश हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, बांग्लादेश वगैरह भी हैं। यह भारत के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, जैसा कि 2006 में अमेरिका में हुआ था जब निर्यात के लिए तैयार शिपमेंट में जीएम चावल की कुल मात्रा पाई गई थी। मतलब क्या, अभी जो वो रिपोर्ट आई है ना जिसमें पता चला कि जीएम चावल निर्यात कर रहा है, तो हमें नुकसान हो सकता है। बाकी इधर कुछ काम की बात नहीं है। जीएम फसलों के लाभ की बात करेंगे तो यही बता देता हूँ। लाभ सबसे अच्छी बात यह है कि देखो पैदावार बढ़ जाएगी और उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो कीटाणुओं के प्रति वो एक लिमिट तक बढ़े तो अच्छा ही है, ताकि बीमारियाँ न लगें पेड़ पौधों में। ये है, किसानों की आय बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं। नेगेटिव बात करेंगे तो नेगेटिव ये है इसका कि पहली तो पर्यावरण पे भी इसका नुकसान पहुंचेगा, ठीक है, और जैव विविधता पे इसका असर हो सकता है। इसके अलावा भी हमने प्रतिरोधकता की बात की, ठीक है, तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। इसका मानव शरीर पे भी दीर्घकाल में असर हो सकता है, क्योंकि जीएम फसलों का प्रचलन अभी हाल में बढ़ा है, तो इसका क्या असर होगा अभी हमें नहीं पता है। भविष्य में जाकर पता चले कि जो जीन में चेंज कर रहे थे हम फसलों में 20 साल से 30 साल से खाते आ रहे हैं, और अब जाकर कुछ ऐसा हो रहा है कि मानव जाति में कुछ अलग ही बदलाव होने लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। एक छोटा सा टॉपिक है इंडिगो। इंडिगो के बारे में जानिए कि क्या है। बस एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल
बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद ने इंडिगो नामक एक चिप लॉन्च किया है। देखिए, अब इंडिगो और चिप इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये जो संस्था है जिसने लॉन्च किया है इसके बारे में पूछा जा सकता है। यह हैदराबाद में है, ठीक है। यह गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जेनोमिक चिप है। ये जो संस्था है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक भारतीय स्वायत्त अनुसंधान प्रतिष्ठान है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिगो के बारे में भी देखिए, इंडिगो पूरी तरह से स्वदेशी है और विश्व की सबसे बड़ी मवेशी चिप है। ओके, यह चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लिए संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने और वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में मदद करेगी। 22 तो चल ही रहा है जी, अब आधा पहुंच गया, कब दुगना होगा। इस चिप का निर्माण राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा चिप समाज के सभी वर्गों के ईज़ ऑफ लिविंग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचारों के अनुप्रयोग का उदाहरण है। देशी नस्लों के महत्व की बात करेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका क्या महत्व है, ज़रा देख लीजिए। देसी गायें मजबूत और लचीली होती हैं और विशेष रूप से अपने संबंधित प्रजनन पथ की जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, क्योंकि यहीं पैदा हुई, यहीं पे उनका जेनेटिक संबंध है। तथा स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलताओं से प्रभावित होने की संभावना कम होती है। अब कोई विदेशी नस्ल आएगी, यहाँ पे जलवायु अलग है और क्लाइमेट तो चेंज हो ही रहा है और भी, तो उन पर असर पड़ सकता है। जो देशी नस्ल है उन पर कम असर पड़ेगा, ठीक है। देशी नस्लों के दूध में वसा और ये जो है SNF की मात्रा अधिक होती है। अब ये थोड़ा सा मुझे फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, लेकिन वसा की मात्रा अधिक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, SNF सामग्री दूध में, हाँ ये दूध में कैसीन, लैक्टोज, विटामिन और खनिजों के रूप में मक्खन तथा पानी के अलावा पाए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं जो दूध के पोषक गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये है ये, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, बाकी आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पाईवेयर कौन? पेगासस बड़ा चर्चा में था। इसके बारे में आराम से समझते हैं। इससे संबंधित कई कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाल ही में यह बताया गया है कि स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पेगासस का कथित तौर पर भारत में व्यापक रूप से सार्वजनिक हस्तियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने और जासूसी करने के लिए उपयोग किया गया। ये रेफरेंस है। पेगासस क्या है? एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यह उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना, मतलब उनकी जानकारी के बिना उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे मोबाइल में घुस जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करेगा, हमारा फ़ोटो, कॉल हिस्ट्री, सब कुछ, तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा बनाया गया है। यहाँ से पूछा जा सकता है, इजराइल की कंपनी है NSO ग्रुप, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था NSO को, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके iPhone 6 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। इसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। अब देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें जो काम के हैं, अभी आगे भी आएंगे इस तरह के। स्पीयर फिशिंग क्या हो गया, समझ में आ गया? SMS के ज़रिए उसमें सॉफ्टवेयर भेजने की कोशिश की गई। कुछ हो सकता है लिंक भेजा जाए, या कभी कभी तो बस भेज दिया, वायरस चला गया, वो उसमें घुस गया। तब से हालांकि NSO की आक्रमण क्षमता और अधिक उन्नत हुई है। पेगासस स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार की तकनीकी खामियां या बग हैं जिनके संबंध में मोबाइल फ़ोन के निर्माता को जानकारी प्राप्त नहीं होती और इसलिए वह उसमें सुधार करने में सक्षम नहीं होता। धीरे धीरे अभी पोल खुल रही है, अभी आगे और बातें हैं। लक्ष्य की बात करें, इजराइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकारों को बेचे गए एक फ़ोन मालवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया है, ठीक है। ये इसमें एक बात थी। इसके अलावा
भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी और विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके फ़ोन पर इस सॉफ्ट स्पाईवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ये सब कहानी चल रही है, अभी फैक्ट आएगा। वर्ष 2019 में व्हाट्सएप ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है। बस, ठीक है। भारत ने क्या किया है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और कितने तरह के स्पाईवेयर ये सब होते हैं उस पर वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। साइबर सुरक्षित भारत पहल है एक। इसे वर्ष 2018 में सभी सरकारी विभागों में सूचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रंट लाइन आईटी कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों हेतु साइबर अपराध और निर्माण क्षमता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये जो सरकारी विभाग हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंधित है साइबर सुरक्षा के लिए। इसके अलावा आगे बढ़िए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 2017 में ये जो समन्वय केंद्र है, इसको रियल टाइम साइबर खतरों का पता लगाने के लिए देश में आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटा डेटा, जो प्रत्येक संचार के अंदर छिपी जानकारी के छोटे भाग हैं, इसको स्कैन करने के लिए विकसित किया गया था। ये समन्वय केंद्र क्या है, जो इंटरनेट के माध्यम से कुछ गड़बड़ हो सकता है, साइबर खतरा हो सकता है, उसको स्कैन करेगा, देखेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई। 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए मैलवेयर जैसे साइबर हमलों से अपने कंप्यूटर और उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि इस चीज़ की शुरुआत किस लिए की गई, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। एक I4C है, ये ज़्यादा चर्चा में है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, सरकार द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को भी पूरे भारत में लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या किया गया भाई, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, यह हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। पूछा जा सकता है कि सर्ट इन क्या है, किसके लिए बनाई गई है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कानून की बात करेंगे। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बना था 2000 में, और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक आया था 2019 में, विधेयक आया था। अभी अधिनियम की बात अभी न करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ है, ठीक है। ये मतलब संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक सॉरी, ज़्यादा बोलने के बाद ना एक लिमिट के बाद गला पटरी से उतरने लगता है। एक विशेष एजेंसी है जो दूर संचार और साइबर सुरक्षा मुद्दों के मानकीकरण तथा विकास में अग्रणी भूमिका निभाती है। पूछा जा सकता है, एक तो ये है कि क्या ये विशेष एजेंसी है यूएन की, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ध्यान रखिएगा। साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रीय कानूनों के सामंजस्य, जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाकर इंटरनेट तथा साइबर अपराध को रोकना चाहती है। 2004 में ये संधि लागू हुई थी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि भारत अभी इसमें शामिल नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइबर हमले कितने तरह के होते हैं, एक एक करके देखिए, बड़ा मज़ेदार है। एक होता है मालवेयर। देखिए, पूछा जा सकता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, मालवेयर क्या है, फिशिंग क्या है, ये सब चीज़ें। यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके लिए ये नाम इस्तेमाल होता है। यह ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जिसे किसी एकल कंप्यूटर, सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को क्षति पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब देखिए, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वर्म्स, वायरस, ट्रोजन सभी मालवेयर के प्रकार हैं। अब पूछा जा सकता है सिंपल कि रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, वर्म्स, वायरस ये क्या हैं? ये मालवेयर हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, फ़िशिंग क्या होती है। फ़िशिंग यह भ्रामक ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का प्रयास करने का एक तरीका है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, डेनियल कहीं डिनाइल ऑफ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। फिलहाल हम इसको यही पढ़ते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस, DOS अटैक एक ऐसा हमला है जो किसी मशीन या नेटवर्क को बंद करने के लिए किया जाता है। मशीन को ही कब्जे में ले लिया, उसे बंद कर दिया। हमले के लक्ष्य को ट्रैफिक से भरकर या हानिकारक जानकारियों को भेजकर ट्रिगर किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, मैन इन द मिडिल,
जिसको MITM कहते हैं, ठीक है। ये हमले क्या होते हैं, इसे इप्स ड्रॉपिंग हमले के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है इप्स ड्रॉपिंग हमला क्या होता है। ये हमले तब होते हैं जब हमलावर खुद को दो पक्षीय लेन देन में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। कोई लेन देन चल रहा है, उसमें शामिल हुए और उसके बाद से ये अटैक होगा आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे। अच्छा, एक बार जब हमलावर ट्रैफिक में बाधा डालते हैं तो वे डेटा को फिल्टर और चोरी कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, SQL इंजेक्शन, इसका अर्थ है संचरित क्वेरी भाषा, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है ये, ठीक है। वेबसाइटों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रहित करने वाले कई सर्वर अपने डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये जो है SQL इंजेक्शन हमला विशेष रूप से ऐसे सर्वरों को लक्षित करते हैं जो सर्वर को जानकारी प्रकट करने हेतु दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये क्या होता है, जो SQL इंजेक्शन है, इस हमले के समान इस हमले में एक वेबसाइट में दुर्भावनापूर्ण कोड डालना भी शामिल है, लेकिन इस हमले में वेबसाइट पर हमला नहीं किया जाता, ठीक है। आगे देखिए, इसके बजाय हमलावर ने जिससे दुर्भावनापूर्ण कोड को इंजेक्ट किया है वह केवल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में चलता है जब वह हमला की गई वेबसाइट पर जाता है, ठीक है। तब उस पर काम करेगा, फिर ये देखेगा कि वेबसाइट पर गए क्या क्या किए, वो सारी जानकारी इकट्ठा करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और है जी, सोशल इंजीनियरिंग। यह एक ऐसा हमला है जो आमतौर पर संरक्षित संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को बरगलाने के लिए मानवीय संपर्क पर निर्भर करता है। आपसे बात की जा सकती है, मैसेज करके बात जैसे भी करके बरगला के उसके बाद से फिर जो करना है लिंक भेज के जैसे भी फिर हमला किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ड्रोन नियम 2021। इसका मसौदा आया था, इसके बारे में देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। जो नागर विमानन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसने विश्वास, स्वप्रमाणन और बिना किसी हस्तक्षेप के निगरानी के आधार पर भारत में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये नियम जारी किया है। अब देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो ये होम डिलीवरी का काम करती हैं, सामान पहुंचाती हैं, वो भी अब कह रही हैं कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे अमेज़न है, ठीक है। तो इसके लिए कोई नियम तो होना चाहिए ना। उद्देश्य की बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है या किसके लिए है। तो जिसे भी ड्रोन उड़ाना है, ड्रोन का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और उनको जो है मतलब लाइसेंस मिल जाएगा, एक तरह से इजाज़त मिल जाएगी ड्रोन का इस्तेमाल करने की, ठीक है। आगे देखिए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और अधिकांश अनुमतियाँ सेल्फ जनरेटेड होंगी, ठीक है। अपने आप जो है अनुमति मिल जाएगी। अब जो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी चीज़ें भरनी है, आप जानकारी भर दीजिए, काम हो जाएगा। प्रावधान की बात करिए, इसमें क्या क्या है। अनुमोदन देखिए, इसमें विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता प्रमाण पत्र, रख रखाव प्रमाण पत्र, आयात क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं उसके बारे में क्या है, आदि संबंधी जो मंजूरी थी उसको रद्द कर दिया गया। ये इसका उद्देश्य है। उसको चूँकि आसान बनाना है ना, शुल्क जो है उसको कम से कम कर दिया जाए, ये बात की गई है। जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, ये मतलब यहाँ पे हरे, पीले, लाल जोन के तौर पर वायु सीमा मानचित्र बनाया जाएगा, ठीक है। कि ये ग्रीन लाइन है, इसमें आप उड़ाएंगे तो कम नियम का पालन करना पड़ेगा। येलो लाइन है, इसमें कुछ सीमाएं हैं। रेड जोन में तो बिल्कुल नहीं ड्रोन उड़ाना, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यह एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा जो नो परमिशन, नो टेक ऑफ, वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्वों को समर्थन प्रदान करेगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। हवाई अड्डे की परिधि में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जहाँ हवाई अड्डे हैं, जो नियम है उसमें कहा गया कि हवाई अड्डे की परिधि में 45 किलोमीटर से जो वो था घटा करके 12 किलोमीटर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है,
पहले ये था कि हवाई अड्डे से 45 किलोमीटर के आसपास जो है आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, अब कहा कि नहीं, उसके 12 किलोमीटर के आसपास आप उड़ा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नियम के अनुसार हरे जोन में जो ग्रीन जोन बनाया जाएगा, एक मिनट, जो ग्रीन जोन बनाया जाएगा वहाँ 400 फीट तक, और हवाई अड्डे की 8 से 12 किलोमीटर की परिधि में 200 फीट तक की उड़ान के लिए नो फ्लाइट अनुमति लेना आवश्यक होगा। ठीक है, अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पायलट लाइसेंस, गैर व्यावसायिक उपयोग नैनो ड्रोन और अनुसंधान और विकास संगठनों के माइक्रो ड्रोन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, पहले था, इसको बता दीजिएगा। जो विदेशी जो कंपनियां हैं, जैसे अमेजॉन विदेशी तो है, तो वो ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्रोन कॉरिडोर के बारे में ज़रा देखिए। मंत्रालय कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर के विकास की सुविधा भी देगा। मतलब एक हवाई रास्ता बन जाएगा कि भाई आप ड्रोन इस रास्ते से लेकर के जाइए, लेकर के आइए। ठीक है, और व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए एक ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक परिषद भी बनेगी। सुरक्षा विशेषताओं की बात करेंगे तो जो मौजूदा नियम में रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा है, जियो फेंसिंग जैसी सुरक्षा सुविधाओं का भी प्रावधान है, और भविष्य में अधिसूचना किए जाने की आशा है। ठीक है, अधिसूचित किए जाने की आशा है। अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। ड्रोन कवरेज में वृद्धि हो जाएगी। ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर के 500 किलोग्राम तक कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी भी शामिल है। मतलब पहले यह था कि 500 तक का सामान उड़ा के लेके जाएंगे ड्रोन मिला के, अब 300 तक, अब 500 कर दिया गया। जबकि उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने का काम कौन करेगा, ध्यान रखिएगा। उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, कौन व्यक्ति उड़ान मतलब इसको संचालित करेगा, उड़ाएगा, ये जो काम है भारतीय गुणवत्ता परिषद तथा इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन संस्थाओं को सौंपा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। ड्रोन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रोन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मानव रहित विमान, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए प्रयुक्त एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के 3 उप सेट हैं। ठीक है, ये सेट एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा, ड्रोन को उनके वजन के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, नैनो ड्रोन का मतलब होता है 250 ग्राम से कम। ठीक है, मतलब 1 पाव का ड्रोन। माइक्रो ड्रोन का मतलब होता है कि 250 ग्राम से 2 किलो तक, ये माइक्रो कैटेगरी में आएगा। स्मॉल ड्रोन होता है 2 किलो से 25 किलो तक। मीडियम ड्रोन होता है 25 किलो से लेकर 150 किलो तक, और 150 किलोग्राम से अधिक भारी जो ड्रोन होगा उसे लार्ज ड्रोन कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। बस इसमें इतना ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ज़रा इसको देख लेते हैं क्या है भाई, इसको समझ लीजिए। बेसिकली समझने वाली बात है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। फिलहाल तो ये जो चर्चा में था कि सरकार ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के समक्ष जो ये था, अनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीव होते हैं उनके विनियमन के बिना जीनोम संपादित पौधों की अनुमति दी है। ये एक रेफरेंस है, इसको ध्यान नहीं देते। बात यह है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और जीनोम एडिटिंग क्या है। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो जीन होता है, हमारे शरीर का एक बेसिक तत्व है जीन। ठीक है, उसको एडिट करना, उसका अध्ययन करना, उसमें फेरबदल करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है ना, वो है जेनेटिक एडिटिंग, जीन एडिटिंग इसको कहते हैं। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। एक कैंची है, ठीक है, कैंची ही कह सकते हैं, वो इस तरह की लोहे वाली नहीं है, एक तरह की आप कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। उसको कहते हैं क्रिस्पर केज, पूरा नाम है क्रिस्पर केज 9 करके, ऐसे उस पर 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं बैक टू बैक। ठीक है, वो जीन एडिटिंग में बहुत काम आता है। किसी डीएनए को काटना है और उसमें कोई नया डीएनए जोड़ना है, तो उससे कैसे काटा जाएगा, एक तकनीक है जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी पर फोकस आप करिए कि ये क्रिस्पर किससे जुड़ा है, जीन एडिटिंग से। और जीन एडिटिंग में होता क्या है बेसिकली कि किसी भी जीव के जीन में अगर हम बदलाव कर दें, उसके डीएनए में बदलाव कर दें, तो उसकी क्षमताएं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे अगर छोटा बच्चा पैदा होने वाला, अभी भ्रूण में ही कुछ ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाए, एडिटिंग की जाए, तो उसके लक्षण बदल सकते हैं।
हम एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जो बहुत तेज़ दौड़ता है, एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जो एकदम हूबहू किसी खास इंसान के जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाए। हम ऐसा पैदा कर सकते हैं बच्चा इस टेक्नोलॉजी की सहायता से जो निहायत काला है, निहायत गोरा है, जो गुण हम चाहते हैं उसके अनुसार हम इसमें वो कर सकते हैं। और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे समझना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जीन एडिटिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो मेंस के लिए भी तैयार हैं और प्री के लिए तो है ही। बाकी प्री के लिए क्रिस्पर केज 9 पे 2 बार क्वेश्चन आया है, उसे मैंने आपको समझा दिया। फ़ायदे क्या है इसका? सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसानों में बहुत सारी बीमारियों को होने से रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, कई सारी अपंगताएं जो होती हैं, कई सारी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। अच्छी बात है। नुकसान ये है कि हम नेचर के खिलाफ जा सकते हैं। नुकसान ये है कि इस टेक्नोलॉजी से आगे चल के कई ऐसी विसंगतियां पैदा हो सकती हैं जिसके बारे में अभी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो अब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसका दुरुपयोग कई रूपों में हो सकता है। इंसान को इंसानों के खिलाफ ही, जैसे फिल्मों में होता है ना, कुछ ऐसे क्लोन बनाए जाते हैं जो कि इंसानों के जैसे होते हैं लेकिन उनका कोई और काम होता है। तो ये सारी चीज़ें नुकसान है, इसका दुरुपयोग है। इतना आप जानेंगे काम हो जाएगा। इसके बारे में बस इतना ही काम का था, बाकी तो कहानी थी। ठीक है, पीडीएफ नोट आपके पास होगी तो आपने पढ़ा होगा। मेंस के लिए इसको हम दोबारा से कवर करेंगे, हालांकि मेरे ख्याल से मैंने मेंस के लिए इसको कवर किया है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक बढ़िया है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूरिया पे वैसे भी क्वेश्चन आए हैं, नैनो यूरिया पे क्वेश्चन आया है, मेंस में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था। अभी नैनो यूरिया लिक्विड बना है, इसके बारे में देखिए क्या है। हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, ये इफ़को के बारे में आपको पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे। इसने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। देखते हैं और चीज़ें, पहले हम इसके बारे में, इफ़को के बारे में जान लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। ठीक है, और वर्ष 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में देखेंगे तो 36,000 से ज़्यादा सहकारी समितियों का एक सम्मेलन है। ठीक है, और इसमें उर्वरकों के निर्माण और बिक्री के मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सामान्य बीमा से लेकर के ग्रामीण दूरसंचार तक विविध व्यावसायिक हित निहित हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें, भारतीय किसानों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ विधि से विश्वसनीय गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और सेवाओं की समय समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने और उनके कल्याण में सुधार के लिए अन्य गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना। इनपुट का मतलब ये है, कृषि में अब इनपुट क्या होता है, खाद, बीज और भी चीज़ें जो भी सर्विसेज लेते हैं वो है। ठीक है, तो उसमें सक्षम बनाना है, बेसिक सी बात है। लेकिन अभी काम की बात आगे है। ये जो यूरिया है उसके बारे में ज़रा बात करेंगे। यह यूरिया परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। जहाँ पे जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, यूरिया वहाँ डालने से उसकी पूर्ति हो जाती है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकताओं को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। जहाँ पे 1 किलो खाद की ज़रूरत थी, अब वहाँ पे आधा हिस्सा कम डालेंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड वाला ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, इसकी 500 मिली की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम प्रति लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग, ये जो एक बोरी होती है, उसके बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करेगा। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे, परंपरागत यूरिया पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने में 30 से 40% प्रभावी है, जबकि ये जो यूरिया है ये 80% तक इसकी दक्षता है, प्रभावशीलता है। ये ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट पूछा जा सकता है तुलना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ब्रह्मोस। इसका जो उन्नत संस्करण है उसको अभी लॉन्च किया गया था, मतलब टेस्ट कर रहे थे हम। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्तारित रेंज के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम से किया गया। ठीक है, ये तो न्यूज़ की बात थी। बाकी जो है, जो क्वेश्चन बनता है वो पहले ये है कि भारत और रूस ने इसको बनाया है मिल करके। बाकी शुरुआत कब हुई थी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अभी हम MTCR के बारे में जानेंगे। जून 2016 में भारत इसमें शामिल हुआ और जो रेंज थी ब्रह्मोस की
उसको 450 किलोमीटर जो थी उसको मतलब वहाँ से बढ़ा कर के यहाँ तक कर दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए इसको उतना भाव नहीं दे रहा हूँ। आगे 600 किलोमीटर हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ब्रह्मोस के बारे में ज़रा जानेंगे। तो भारत और रूस ने बनाया है, इसका जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ये फैक्ट पूछा जा सकता है। कुछ और चीज़ें हैं। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है। पहले चरण में ठोस जो प्रणोदक है उसका इस्तेमाल होगा और दूसरे में तरल रैमजेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसे ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, मतलब कहीं से इसको दागा जा सकता है। ठीक है। और बस यही है, किसी भी मौसम में, दिन में, रात में, कभी भी इसको दागा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब सीधे हम बात करेंगे MTCR के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी ब्रह्मोस के बारे में तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जो फैक्ट था वो हमने बता दिया। फायर एंड, हाँ एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं। फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। एक चीज़ शायद मैं मिसाइलों की बात कर रहा था, तो ब्रह्मोस को शायद बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में लेके बात किया था, हालांकि वहाँ लिखा नहीं था। बोलते समय मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अभी हमने देखा। यह वर्तमान में 2.8 मैक की गति से, जो गति है ना, इसको मैक में नापा जाता है, इसके साथ काम करती है, जबकि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे हम पहुँचेंगे MTCR पे। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है। यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों के मध्य एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को ले जाने में सक्षम है। मतलब ये लिमिट है, 500 किलोग्राम तक का पेलोड हो, भार हो, 300 किलोमीटर तक की दूरी हो, वो चीज़ें इसमें लिमिट में रखी गई हैं और उसकी निगरानी करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और जो UV है, अनमैन्ड व्हीकल हैं, उनके प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है, जो गैर सदस्यों के लिए MTCR द्वारा नियंत्रित होते हैं। जो सदस्य इसमें शामिल हैं वो इस तरह के, इस सीमा के आसपास इस्तेमाल करते हैं, उससे बाहर का, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है उनको ये रोकेंगे। निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। यह सदस्य देशों का एक गैर संधि संघ है, कोई संधि नहीं है इसके लिए, जिसमें मिसाइल प्रणालियों के लिए सूचना साझा करना और ये नियंत्रण कानून और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की कैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण को सीमित करने के लिए बनाया गया है। मतलब नियम आधारित एक तंत्र है, दिशा निर्देश देता है, बात यही है। स्थापना की बात करेंगे तो 1987 में इसकी स्थापना हुई। G7 देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में 1992 में MTCR का ध्यान सभी प्रकार की सामूहिक विनाशक, यानी कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों की डिलीवरी के लिए मिसाइलों के प्रसार पर केंद्रित था। ओके, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए शासन के दिशा निर्देश का पालन न करने के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाता है। 2016 में 35वां सदस्य भारत बन गया। ठीक है, और अब उसके बाद से क्या है कि भारत उच्च स्तरीय मिसाइल प्रौद्योगिकी खरीद सकता है। अन्य देशों के साथ मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकता है। उदाहरण के लिए इजराइल ने थिएटर मिसाइल इंटरसेप्टर एरो सेकेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य ड्रोन जैसे एवेंजर की आदि को इनको मतलब खरीदा है। बेसिक सी चीज़ें हैं। आप देखें कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक टॉपिक के तहत ये शब्द इंपॉर्टेंट था, तो इसको मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, उत्परिवर्तन हो रहा है उसमें, तो उसको ज़रा समझ लेते हैं कि क्या है। उत्परिवर्तन का आशय एक जीवित जीव या किसी वायरस की कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ जो जीनोम है उसमें परिवर्तन से है, जो अधिकांशतः अस्थायी होता है तथा कोशिका या वायरस के वंशजों में प्रसारित या संचारित होता है। म्यूटेशन होते होते एक नए तरह का जीव बन सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन इसको कहते हैं। जब जीन में परिवर्तन होगा, नई संतान हो सकता है बने उससे, तो वो एक अलग लक्षण वाली बने। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। यहाँ एक फैक्ट है और ये फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इससे क्वेश्चन बना तो ये लाइन निश्चित रूप से आ सकती है, उसमें 99% संभावना है। क्या है? जीवों के सभी जीनोम DNA से बने होते हैं, जबकि वायरस के जो जीनोम होते हैं वो DNA या फिर RNA से बने होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
जो जीव हैं उनके जीनोम जो है वो डीएनए से बने हैं, और जो वायरस हैं वो डीएनए या फिर आरएनए किसी से हो सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि क्या ऐसा है कि वायरस डीएनए से ना बन के आरएनए से बना था, ये वाला कोरोना वायरस? पता लगाइए, छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। चलिए, हालांकि नहीं मिले तो परेशान नहीं होना, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। आगे बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 1-2 टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं, जैसे कि एक अर्धचालक टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और वेब 3 करके एक टॉपिक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देख लेंगे तो काम चल जाएगा, पीडीएफ नोट आपके पास होगी तो हो जाएगा। लेकिन साइंस में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे टॉप 300 के तहत जो सिलेक्ट किए गए थे, उन सभी को हमने कुछ जो पहले कवर कर लिए थे 4 वो, और बाकी हमने कवर कर लिए। बाकी जो टिप्स थी वो मैंने यहाँ भी बताई कि साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादातर हर साल एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है, जो मैं बीच बीच में कह रहा था ना, वो आता है, उसको आप देख लेंगे। बाकी ये टॉपिक्स हैं, बार बार इनको रिवाइज़ कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।